एक अतिरिक्त नियम पेश किया गया था। पेट प्लैनेट में प्रवेश करने वाले लोग व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे या किसी उपकरण का उपयोग नहीं कर सकते थे। उन्हें प्राणियों को हराने के लिए अपने पालतू जानवरों का उपयोग करना होगा और वे अपने स्तर से अधिक के प्राणियों को चुनौती नहीं दे सकते थे। इसके अलावा केवल एक ही मौका था, यदि कोई पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ तो अवसर खो दिया जाएगा। नियमों को और अधिक सख्त बनाने का कारण ये सुनिश्चित करना था कि पेट प्लैनेट के विशिष्ट पालतू जानवरों को बड़ी संख्या में न पकड़ा जाए ताकि संसाधनों का ह्रास रोका जा सके। हालांकि इस तरह के विनियमन के साथ वहां से एक कुलीन पालतू जानवर प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया। लिन शेन के पवित्र शील्ड ड्रैगन को देखने के बाद तियान किंग्यू पवित्र शील्ड ड्रैगन को उधार लेना चाहती थी ताकि वह पेट प्लैनेट पर एक कुलीन पालतू जानवर जीतने में उसकी मदद कर सके। बदले में तियान किंग्यू ने भी लिन शेन के लिए एक स्थान सुरक्षित कर लिया। लिन शेन को इस तरह के अच्छे सौदे को मना करने का कोई कारण नहीं दिखा और उसने तुरंत तियान किंग्यू की बात मान ली। उठने और धोने के बाद जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, तियान किंग्यू ने पहले ही उसे खोजने की पहल कर दी थी। तियान तीसरे पर्वत के साथ लड़ाई वास्तव में शानदार थी, तियान किंग्यू ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मास्टर्स वास्तव में बहुत अकेले होते हैं, लिन शेन ने हंसते हुए कहा। तियान किंग्यू भी हंसा। जब दूसरे लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जब तुम ऐसा कहते हो तियान, तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में अकेलापन है। उसके शब्दों से कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए लिन शेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बस मजाक कर रहा था। एक राजकुमार द्वारा ऐसी बातें कहना मुझे वास्तव में विनम्र महसूस कराता है। तियान किंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरा माउंटेन मूल रूप से स्थिति का उपयोग प्रसिद्धि पाने और लाभ प्राप्त करने के लिए करना चाहता था, लेकिन अब न केवल उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, बल्कि एन4 ने भी उसे छोड़ दिया है। इतनी बुरी तरह से पराजित होने के बाद अब उसके लिए एन परिवार की चौथी हवेली में शामिल होने की अनुमति देना असंभव है। एड्स बाय पब फ्यूचर। तभी लिन शेन को पता चला कि तीसरे पर्वत से चुनौती का आयोजन एन परिवार की चौथी हवेली द्वारा किया गया था। चलो उसके बारे में बात नहीं करते, मैं आपके लिए कुछ लाया हूं, पहले देख लीजिए। तियान किंग्यू ने लिन शेन को एक क्रिस्टल कार्ड दिया। यह क्या है? लिन शेन ने पूछा। पेट प्लैनेट के जीवों पर डेटा, ऐसी जानकारी जो डेटाबेस में नहीं मिलेगी। आप पहले इससे परिचित हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा जीव है जो आपको पसंद है तो आप पेट प्लैनेट पर पहुंचने के बाद सीधे उसके पास जा सकते हैं, तियान किंग्यू ने समझाया। मैं एक स्वर्गीय मशीन जानवर को एक सवारी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे बाद में तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी, तियान। ये परेशानी की क्या बात है? राजकुमार को मेरी देखभाल करनी चाहिए, अन्यथा मेरे पास पेट प्लैनेट में प्रवेश करने की योग्यता कैसे होगी? लिन शेन ने कहा जब जियाओकी ने क्रिस्टल कार्ड से डेटा पढ़ा। जियाओकी ने एक पल में सभी तरह के जीवों को प्रक्षेपित कर दिया। लिन शेन ने जियाओकी को आरोही स्तर के जीवों को छांटने के लिए कहा, जिनकी संख्या अभी भी हजारों में थी, जो देखने में चकाचौंध करने वाले थे। आप उत्परिवर्तित आरोहण वाले को छानने का प्रयास कर सकते हैं, तियान किंग्यू ने बगल से याद दिलाया। लिन शेन के पास फिर से जियाओकी फिल्टर था और अंत में 100 से अधिक प्रकार के उत्परिवर्ती आरोही जीव दिखाई दिए। लिन शेन ने प्रत्येक उत्परिवर्ती आरोही प्राणी के लिए डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा की, जिनमें वास्तव में कई उत्कृष्ट पालतू जानवर थे। तियान किंग्यू जिस स्वर्गीय मशीन जानवर को चाहता था वह उनमें से एक था। मूल रूप से जब लिन शेन ने स्वर्गीय मशीन जानवर का नाम सुना तो उसने सोचा कि यह किसी प्रकार का जानवर जैसा प्राणी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेवनली मशीन बीस्ट आश्चर्यजनक रूप से एक परिवर्तनीय स्पोर्ट्स कार की तरह दिखती थी, जो विज्ञान कथा की भावना से परिपूर्ण थी। ये पहली बार था जब लिन शेन ने ऐसा प्राणी देखा था और उसने कुछ सवालिया लहजे में पूछा, क्या आपको यकीन है कि यह एक स्वर्गीय मशीन जानवर है, न कि मानव निर्मित कार? जब आप इसे अपना मुंह खोलते देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। तियान किंग्यू ने लिन शेन को स्वर्गीय मशीन जानवर का विस्तृत डेटा देखने के लिए इशारा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रोजेक्शन में एक लाल रंग की कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार दिखाई दी और अचानक कार का फ्रंट हुड खुल गया, जिससे ग्राइंडर जैसी दिखने वाली एक आंतरिक संरचना सामने आई। जब एक एसेंडेड प्राणी उसमें घुसा तो उसका शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। बंद हुड की दरारों से एसेंशियल लिक्विड बाहर निकल आया, जो हर जगह फैल गया। कितना क्रूर! लिन शेन ने अंततः पुष्टि की कि स्वर्गीय मशीन जानवर वास्तव में एक कार नहीं थी। वास्तव में स्वर्गीय मशीन बीस्ट एक कार की तरह ही दिखता था। इसका शरीर एक ही टुकड़ा था जो एक साथ नहीं जोड़ा गया था, और इसमें दरवाजे या स्टीयरिंग व्हील नहीं था। 2 हेडलाइट्स वास्तव में उसकी आंखें थीं। थोड़ी देर देखने के बाद लिन शेन को लगा कि म्यूटेटेड असेंशन पेट्स में से कई काफ़ी प्रभावशाली थे और उसे तुरंत कोई एक चुनना मुश्किल लगा। उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए पेट प्लैनेट जाने का फैसला किया और देखा कि उसे क्या मिलता है। तियान किंग्यू लिन शेन को पेट प्लैनेट ले गया और खुद एक राजकुमार होने के बावजूद उसे अंदर जाने के लिए काफ़ी जटिल जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। लिन शेन इस प्रक्रिया में उसके साथ रहे जब तक कि सूरज लगभग डूब नहीं गया।
क्या हमें कल जाना चाहिए? लिन शेन को डर था कि रात में खराब दृश्यता के कारण उत्परिवर्तित निर्वाण प्राणियों को देखना मुश्किल हो जाएगा। स्काई पिनिकल स्टार रात के समय में है, लेकिन पेट प्लैनेट दिन के समय में है। अब जाने का सही समय है, तियान किंगयू ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी लिन शेन को याद आया कि हर ग्रह पर रात और दिन का समय अलग अलग होता है। वह आकाशीय तारे और आकाश शिखर तारे के लगभग एक जैसे दिन और रात के पैटर्न का आदी हो चुका था और वह इस विवरण को भूल गया था। जब वे टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर पहुंचे तो लिन शेन को पता चला कि वहां केवल वे दोनों ही नहीं जा रहे थे, सेलेस्टियल रेस का एक युवक भी समूह का हिस्सा था। लिन शेन और तियान किंगयू को आते देख युवक ने तियान किंगयू को हल्का सा झुकाया, फिर अपनी नज़र लिन शेन की ओर घुमाई। एड्स बाय पब फ्यूचर हेवनली इंस्टीट्यूट के प्रमुख, मैंने आपकी सभी लड़ाइयाँ देखी हैं। आप बहुत सक्षम हैं, युवक ने कहा। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? लिन शेन इस दिव्य जाति के आदमी को नहीं पहचान पाया। आंजिया है, आदमी ने जवाब दिया। लिन शेन अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। हो सकता है कि वह इस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला हो, लेकिन नाम उसके लिए सचमुच परिचित था। एन परिवार के जिन सदस्यों के नाम में कोई संख्या नहीं होती, उनका समग्र पदानुक्रम में आमतौर पर कोई खास महत्व नहीं होता। लिन शेन ने अनजियाहे के बारे में इसलिए नहीं सुना था कि वह स्वयं प्रसिद्ध था, बल्कि इसलिए कि उसके पिता बहुत प्रसिद्ध थे। दिव्य न्यायालय के अधिष्ठाता, दिव्य जाति के नंबर 1 विशेषज्ञ, अनयी दिव्य जाति के सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे, जिनकी कोई बराबरी नहीं थी। अनजियाहे, अनयी का एकमात्र पुत्र था। अनजियाहे की मां की असामयिक मृत्यु और अनयी के पुनर्विवाह न करने के कारण अनजियाहे विशाल अन परिवार के प्रथम भवन में एकमात्र पुरुष था। जिस क्षण अनजियाहे का जन्म हुआ, सम्राट तियानशु ने उसे धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया तथा अनजियाहे के साथ सभी व्यवहार एक राजकुमार के मानकों के अनुसार किए गए। यहाँ तक कि कुछ कम पसंदीदा राजकुमार भी अनजियाहे के उपचार से कहीं अधिक निम्न थे। आखिरकार सम्राट तियानशु के कई बच्चे थे, लेकिन अनयी का केवल एक ही बेटा था, जिससे अनजियाहे वह व्यक्ति बन गया जिसे अपार अनुग्रह प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि तियान बुलुओ और तियान किंगयू को भी कुछ विशेष संसाधन हासिल करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अनजियाहे जो भी चाहता था वह लगभग हमेशा सीधे उसके पास पहुंचा दिया जाता था, इस डर के साथ कि कहीं वह उसे अस्वीकार न कर दे। तियान किंगयू ने उसे जियाहे कहकर संबोधित किया, बिल्कुल अपने भाई की तरह। उन तीनों ने कुछ देर तक इंतजार किया और सेलेस्टियल रेस के 3 बुजुर्ग सदस्य पालतू ग्रह की टेलीपोर्टेशन यात्रा पर उनके साथ आए। ये बुजुर्ग वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थे और यह गारंटी भी देना चाहते थे कि वे पेट प्लैनेट पर नियमों का पालन करें और अपनी इच्छानुसार पालतू जानवरों को पकड़ने से बचें। जियाहे ने उन दोनों को विदा करते हुए मुस्कुराया। वह पहले से ही निर्वाण स्तर का प्राणी था, हालांकि वह पेट प्लैनेट की ओर भी जा रहा था, लेकिन जिस क्षेत्र में उसे जाना था वह अलग था। जब वे चले गए तो एक बुजुर्ग ने एनजियाहे का पीछा किया, जबकि अन्य 2 बुजुर्ग लिन शेन और तियान किंगयू का अलग अलग पीछा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी और जब तक कोई खतरा न हो वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको एनजियाहे के आसपास सावधान रहना चाहिए, वह एक भयानक व्यक्ति है, तियान किंगयू ने लिन शेन से फुसफुसाते हुए कहा। मुझे लगा कि वह एक छात्र की तरह कमजोर और विद्वान लग रहा था, बोलने में कोमल, जैसे कि हल्की बारिश के साथ हवा चल रही हो। क्या वह वास्तव में इतना डरावना हो सकता है? लिन शेन ने अनजियाहे के बारे में अपनी राय साझा की। आपने जो देखा है वह केवल उसका वह पक्ष है जो वह बाहरी लोगों को दिखाता है। सेलेस्टियल रेस के भीतर बहुमत भी यही मानता है, लेकिन मुझे पता है कि उस कमजोर दिखावट के नीचे एक दिल छिपा है जो किसी भी शैतान से ज्यादा भयानक है। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का प्रमुख होने के नाते आप प्रभावी रूप से सेलेस्टियल कोर्ट के विरोधी बन जाते हैं। आपको सावधान रहना होगा, तियान किंगयू ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। क्या वह इतना मजबूत है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मुझे नहीं पता, तियान किंगयू ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसकी पहचान बहुत खास है। हम राजकुमारों के विपरीत जो 24 घंटे पहरे पर रहते हैं, कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता, उससे लड़ना तो दूर की बात है। क्या आपने हमारे पर्यवेक्षकों को हमारी निगरानी करते देखा? हमारे सभी पर्यवेक्षक निर्वाण स्तर पर हैं। उसका पर्यवेक्षक न केवल अमर स्तर पर बल्कि वास्तविक पर्यवेक्षक भी नहीं है, बल्कि उसका निजी रक्षक अस्थायी रूप से पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा है। लिन शेन हैरान रह गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह पालतू जानवरों को पेट प्लैनेट पर स्वतंत्र रूप से पकड़ सकता है, एक ऐसा विशेषाधिकार जो आपके पास भी नहीं है? हम राजकुमारों की ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि हम ऐसा कुछ करें, अन्यथा हमें निश्चित रूप से स्वर्गीय न्यायालय के पार्षदों द्वारा महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। तियान किंगयू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान और सिर हिलाते हुए कहा। आप कैसे जान सकते हैं कि वह बेहद भयानक है, जब किसी ने भी एनजियाहे को कार्रवाई करते नहीं देखा है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। उसने अपनी खुद की ही फैमिली अकादमी स्थापित की है। सेलेस्टियल रेस के कुलीन परिवारों के कई बच्चों को साधना और सीखने के लिए स्काई अकादमी भेजा जाता है। कुछ लोग अकादमी में एक स्लॉट के लिए तार भी खींचते हैं।
कि फैमिली अकादमी में सिखाई जाने वाली सामग्री संशोधित की जाती है और कुछ तो नई बनाई गई गुप्त तकनीकें भी हैं, ये सब एनजीआई के अपने हाथों से। लिन शेन को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। सेलेस्टियल रेस के कुलीनों के पास पहले से ही बहुत सारे विशेषाधिकार थे, उनके लिए शीर्ष विकास कौशल और तकनीक प्राप्त करना मुश्किल नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। और फिर भी इतने सारे रईसों ने फैमिली अकादमी में प्रवेश पाने के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जो दर्शाता है कि एनजीआई के संशोधन अत्यंत सफल रहे होंगे। सेलेस्टियल रेस के अनेक दिग्गजों के बीच एनजीआई की ऐसी उपलब्धि हासिल करने की क्षमता लगभग अकल्पनीय थी और उनकी प्रतिभा की सीमा अथाह थी। वे कुलीन वंशज जो फैमिली एकेडमी में पढ़ते हैं, वे स्पष्ट रूप से उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हैं जो घर पर समान विकास कौशल और तकनीकों का अभ्यास करते हैं। इसके अलावा एनजीआई प्रत्येक छात्र की अद्वितीय विशेषताओं को अधिकतम करते हुए व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार शिक्षण को अनुकूलित कर सकता है। फिर भी कोई नहीं जानता कि वह किस में कुशल है या यहाँ तक कि वह किस विकास कौशल का अभ्यास करता है, तियान किंग्यू ने आह भरी। अगर उसके पास केवल प्रतिभा और क्षमता होती तो मैं आपको उसके आसपास इतना सतर्क रहने की सलाह नहीं देता, लेकिन एक बच्चे के रूप में मैंने कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखा है। कोई बात नहीं, बस अगर आप उससे दोबारा मिलें तो सावधान रहें। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया और पाया कि एनजीआई वास्तव में अथाह है और उसकी स्थिति और पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना लिन शेन कर सके। यदि उसके पास विकल्प होता तो वह कभी भी एनजीआई को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से लोगों की नज़रों में था लेकिन जिसकी वास्तविक क्षमताएं अज्ञात थीं, वह निश्चित रूप से दुर्जेय था। हालांकि सम्राट तियानशु ने लिन शेन को सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था, जिससे सेलेस्टियल कोर्ट के साथ टकराव अपरिहार्य हो गया था। जल्दी या बाद में वे पूर्ण विरोध में खड़े होंगे और अगर एनजीआई ने सेलेस्टियल कोर्ट पर कब्जा करने का इरादा किया तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व मुश्किल होगा। ये भविष्य की चिंताएं थीं। जब तक लिन शेन स्काई पिनेकल स्टार और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट को नहीं छोड़ता, तब तक ये संभव नहीं था कि एनजीआई उसके साथ खुलकर पेश आ सके। फिर भी लिन शेन ये जानने के लिए उत्सुक था कि एनजीआई के पास वास्तव में किस स्तर की ताकत थी। हालांकि अब निश्चित रूप से सही समय नहीं था। एनजीआई निर्वाण में थी, जबकि वह केवल आरोही में था। लिन शेन को अपने स्तर से परे चुनौती देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसके पास विकल्प होता तो वह बराबरी के लोगों से लड़ना पसंद करता या शायद मजे के लिए निचले स्तर के युवाओं को भी चिढ़ाता। दोनों ने पेट प्लैनेट के ऊपर से उड़ान भरी, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रह है जिसमें जंगलों और पर्वत श्रृंखलाओं का बोलबाला है, जिसमें अनगिनत बड़ी और छोटी नदियां फैली हुई हैं, लेकिन विशाल महासागर नहीं बने। इसके बजाय उन्होंने असंख्य झीलें बनाईं। पालतू ग्रह के विशाल आकार के कारण जो झीलें प्रतीत होती थीं, वास्तव में वे मानव मात्र ग्रह के महासागरों के आकार के थे या उससे भी बड़े। एड्स बाय पब फ्यूचर। पालतू ग्रह पर सभी प्रकार की जादुई प्रजातियां रहती थीं। लिन शेन ने हवा में उड़ती हुई मछलियों का एक झुंड देखा, जिनमें से प्रत्येक एक बड़े हवाई जहाज जितना बड़ा था। लिन शेन को याद आया कि तियानशुन के पास एक उड़ने वाली मछली थी, संभवतः वह यहीं से प्राप्त हुई थी। पेट प्लैनेट पर हर जगह अजीबोगरीब और अनोखे जीव थे। चूंकि उनके पास सिर्फ एक ही मौका था, इसलिए वे बिना कुछ किए ही उनकी सराहना कर सकते थे। एक झील के किनारे चट्टानी सतह पर लिन शेन ने कुछ ऐसे जीव भी देखे जो यांत्रिक जलपरियों जैसे दिखते थे। समय समय पर आसमान में कई विचित्र जीव उड़ते रहते थे। दोनों बुजुर्ग कभी कभी इन जीवों को डराने के लिए अपनी निर्वाण शक्ति का प्रयोग करते थे ताकि वे उनके बहुत करीब न आ सकें। लिन शेन और तियान किंग्यू ने स्वर्गीय मशीन जानवर के निशानों की खोज जारी रखी, लेकिन कई स्थानों पर जाने के बाद जहां यह आमतौर पर दिखाई देता था, उन्हें इसका कोई संकेत नहीं मिला। अगर यह इन जगहों पर नहीं है तो इसे ढूंढना भाग्य पर निर्भर करेगा। चलो बस इधर उधर घूमते हैं और पहले आपकी समस्या का समाधान करते हैं, तियान किंग्यू ने असहाय होकर कहा। ठीक है, लिन शेन ने मना नहीं किया। ये तियान किंग्यू की गलती नहीं थी कि वे स्वर्गीय मशीन जानवर को नहीं ढूंढ पाए। जब दो निर्वाण प्राणी उनकी हवाई यात्रा के दौरान उनकी रक्षा कर रहे थे, तो लिन शेन ने दलदल में सफ़ेद ज़ेड और स्याही ज़ेड जैसे जीवों के एक समूह को आकाशीय सारस के आकार में देखा। वे जीव कौन हैं? लिन शेन ने ज़ेड क्रेन जैसे प्राणियों की ओर इशारा करते हुए पूछा। वे क्रिस्टल बेस लेवल इन क्रेन हैं, एक प्रकार के उत्परिवर्ती प्राणी जो बाहर बहुत दुर्लभ हैं और यहाँ पेट प्लैनेट पर केवल एक ही समूह है। वर्तमान में उन्हें पकड़ना निषिद्ध है। कृपया कोई दूसरा प्राणी चुनें, एक बुजुर्ग ने कहा। जैसे ही लिन शेन कुछ कहने वाला था, उसने अचानक दूरी पर एक आकृति को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। हाँ, दौड़ रही थी, उड़ नहीं रही थी। वह आकृति हवा में ऐसे दौड़ रही थी जैसे आसमान में दौड़ रही हो। लिन शेन ने ध्यान से देखा और पाया कि आकाश में दौड़ती हुई आकृति वास्तव में बर्फ के क्रिस्टल और बर्फ के ज़ेड से बनी एक परी थी। वह है ज़ेड परी, तियान किंग्यू ने पहचान लिया। वह ये दृश्य देखकर हैरान भी हुआ और प्रसन्न भी।
परी को प्रकट होते देख यहाँ तक कि दो पर्यवेक्षकों के भाव भी थोड़े बदल गए और वे तियान किंग्यू और लिन शेन के सामने कूद पड़े, उन पर चिल्लाते हुए, पीछे हट जाओ। जैसे ही लिन शेन और तियान किंग्यू पीछे हटे, लिन शेन ने पूछा, क्या वह जेड परी एक निर्वाण स्तर का प्राणी है? जेड फेरी न केवल निर्वाण स्तर का प्राणी है, बल्कि यह बहुत शक्तिशाली भी है। अतीत में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने जेड फेरी को पालतू जानवर के रूप में पाला और अपने साथियों को मारना बैग से चीज़ें निकालने जितना आसान पाया। हालांकि तब से पेट प्लैनेट पर किसी ने जेड फेरी का सामना नहीं किया है, सभी को लगा कि वे विलुप्त हो गए हैं। अप्रत्याशित रूप से वे अभी भी मौजूद हैं, तियान किंग्यू ने समझाया। साम्राज्य पर रोमांच खोजें। जब तियान किंग्यू समझा रहा था, तब दोनों पर्यवेक्षकों ने पहले ही अपने जीवन आधारों को बुला लिया था और जेड परी के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। दो निर्वाण स्तर के प्राणियों द्वारा एक ही जेड परी पर हमला करने से कोई लाभ नहीं हुआ। आकाश प्रकाश से जगमगा उठा और अराजक रूप से हवा में आघात तरंगें बहने लगीं, जिससे लिन शेन और तियान किंग्यू को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुरक्षित दूरी पर जाकर जैसे ही वे युद्ध देखने वाले थे, नीचे जंगल से एक आकृति उभरी। ये दो ऊषि बुद्ध है। तियान किंग्यू ने उस आकृति को पहचान लिया और वह तुरंत आश्चर्य और खुशी से भर गया। लिन शेन ने भी वह आकृति देखी, जो बांस की टोपी पहने हुए एक पत्थर के भिक्षु की मूर्ति की तरह लग रही थी। जो भिक्षु की पोशाक पहने हुए था, उसके गले में प्रार्थना की माला थी और एक हाथ में ऑब्सीडियन जेड कटोरे थे। लेकिन यह मूर्ति हिलने में सक्षम थी, और केवल हिलने में ही नहीं, उसके एक हाथ में कटोरा था, जबकि दूसरे हाथ में ऑब्सीडियन जेड चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी थी। लिन शेन को पहले भी दो ऊषि बुद्ध के बारे में जानकारी मिली थी और यह धारणा बहुत गहरी थी। वह जानता था कि यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली उत्परिवर्तित आरोही प्राणी था। दुर्भाग्य से दूषि बुद्ध की खोज करने वाला पहला व्यक्ति एक निर्वाण स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने गलती से उसे मार दिया। इसके बाद किसी और ने कोई दूसरा दूषि बुद्ध नहीं खोजा और उन्हें अनिवार्य रूप से विलुप्त मान लिया गया। फिर भी आज उन्होंने न केवल जेड परी को देखा, बल्कि दूषि बुद्ध को भी देखा, जो एक अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली मुलाकात थी। मुझे इसे वश में करने में मदद करें। तियान किंग्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत स्वर्गीय मशीन जानवर को छोड़ दिया, क्योंकि अब दूषि बुद्ध पहुंच के भीतर था। जिस निर्वाण सत्ता ने कथित तौर पर दुर्घटनावश दो ऊषि बुद्ध को मार डाला था, वह वास्तव में दो ऊषि बुद्ध से खतरा महसूस कर रहा था और उसे खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसमें कोई दुर्घटना नहीं थी। लिन शेन ने दो ऊषि बुद्ध से मिलने के लिए सुपरसोज होली शील्ड ड्रैगन को छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुपरसोज होली शील्ड ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक हरे क्रिस्टल शील्ड को थूक दिया तथा उसे हवा में ही दूषि बुद्ध की ओर फेंक दिया। दूषि बुद्ध ने एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में चीनी कांटा पकड़ रखा था। उन्होंने चीनी कांटा को कटोरे पर और फिर हरे क्रिस्टल शील्ड के सामने टैप किया, जो अप्रत्याशित रूप से तेजी से नीचे की ओर गिरा, सिकुड़ गया और ऑब्सीडियन जेड बाउल में गिर गया। यह क्या है? लिन शेन आश्चर्यचकित था, सोच रहा था कि एक जीवन आधार इस तरह कैसे गायब हो सकता है। कटोरे के भीतर से खनकने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन ग्रीन क्रिस्टल शील्ड फिर कभी बाहर नहीं आई। दूषि बुद्ध हवा में उछले और पवित्र शील्ड ड्रैगन की ओर उड़े। पवित्र शील्ड ड्रैगन, जिसे कभी भी इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था। निर्वाण स्तर के डेथ पाउडर द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना एक बात थी, लेकिन एक आरोही प्राणी द्वारा धमकाया जाना दूसरी बात थी। क्रोधित हो गया। पवित्र शील्ड ड्रैगन का शरीर फूल गया, खून उबलने लगा, चमक ने उसे घेर लिया और अपने 6 पंखों के फड़फड़ाहट के साथ वह सीधे दूषि बुद्ध पर हमला कर दिया, अपने भौतिक रूप के साथ उसे टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से। पवित्र शील्ड ड्रैगन के उन्मत्त हमले का सामना करते हुए दूषि बुद्ध पूरी तरह से अविचलित रहे तथा एक बार फिर कटोरे पर चॉपस्टिक को टैप किया। अगले ही पल लिन शेन और तियान किंग्यू ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें चकित कर दिया। पवित्र शील्ड ड्रैगन का विशाल शरीर दूषि बुद्ध के सामने तेजी से सिकुड़ गया और अंततः ग्रीन क्रिस्टल शील्ड की तरह यह ऑब्सीडियन जेड बाउल में समा गया। दोनों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। लिन शेन को यह अकल्पनीय लगा कि पवित्र शील्ड ड्रैगन, जिसे आरोही स्तर के प्राणियों के बीच अजेय होना चाहिए, एक आरोही स्तर के प्राणी द्वारा इतनी आसानी से वश में किया जा सकता है। दूषि बुद्ध रिकॉर्ड से भी अधिक भयानक है। चलो अब पीछे हटते हैं। तुम्हारा पालतू जानवर मेरी वजह से खो गया, मैं बाद में तुम्हें अवश्य मुआवजा दूंगी, तियान किंग्यू ने कहा और उसने लिन शेन को पीछे हटने के लिए खींच लिया। इससे पहले कि वे दो ऊषि बुद्ध की क्षमताओं की पूरी सीमा को समझ पाते, उनके साथ सीधे टकराव करना बुद्धिमानी नहीं थी। इसके अलावा पेट प्लैनेट पर ऐसे नियम थे जो उन्हें दूषि बुद्ध को चोट पहुंचाने से रोकते थे। लिन शेन के पास तियान किंग्यू के साथ पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन दूषि बुद्ध ने अपने हाथ में चॉपस्टिक फेंक दी और दो चॉपस्टिक तुरंत दो ऑब्सीडियन जेड फ्लड ड्रैगन में बदल गए, जो क्रमशः लिन शेन और तियान किंग्यू पर हमला करने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन ने ऑब्सीडियन जेड फ्लड ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए इनहेरिटेंस फैन को बाहर फेंक दिया, जो एक लाइट स्वॉर्ड था।
तियान किंग्यू ने भी दूसरे फ्लड ड्रैगन के खिलाफ लड़ने के लिए अपना जीवन आधार बुलाया। दो शीर्ष स्तरीय लाइफ बेस ने फ्लड ड्रैगन्स की जोड़ी के खिलाफ संघर्ष किया और कुछ समय के लिए विजेता को पहचानना मुश्किल हो गया, जिससे उनका आश्चर्य और बढ़ गया। एक आरोही प्राणी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि भले ही वे चॉपस्टिक्स उसके जीवन आधार थे, फिर भी कोई कारण नहीं था कि वे दो जीवन आधारों के हमलों का सामना कर सकें। और अगर चॉपस्टिक्स ही उसका जीवन आधार थे तो कटोरा क्या था? पवित्र शील्ड ड्रैगन को अवशोषित करने में सक्षम कटोरा भी जीवन आधार ही होना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि डूशी बुद्ध का दोहरा जीवन आधार हो? लिन शेन और तियान किंग्यू संदेह से भर गए जब उन्होंने डूशी बुद्ध को हाथ में कटोरा लेकर उन पर हमला करते देखा। अपनी चॉपस्टिक को एक तरफ रखते हुए डूशी बुद्ध ने अपने गले में पड़ी बौद्ध मालाएं उतारी और उन्हें लिन शेन की ओर फेंक दिया। हालांकि पालतू ग्रह के प्राणियों को घायल करना मना था, लेकिन वे बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे। लिन शेन ने बौद्ध मोतियों की माला पर सफिंग ट्रिपल स्ट्राइक लॉन्च किया। लिन शेन का इरादा मोतियों को पीछे हटाना था और उसके मन में डूशी बुद्ध को मारने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि वह कटोरे के अंदर से लगातार खनकने की आवाज़ सुन सकता था। संभवतः पवित्र शील्ड ड्रैगन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब लिन शेन ने सफिंग ट्रिपल पंच छोड़ा तो हवा में मोती अचानक बड़े हो गए और उनकी मुट्ठी शक्ति उनके बीच से गुजर गई, बिना उनके उतरने पर थोड़ा भी असर डाले। बौद्ध मन के सीधे नीचे गिरे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका लक्ष्य लिन शेन के शरीर को फंसाना था। लिन शेन का शरीर धनुष की तरह मुड़ गया और वह बलपूर्वक कई दर्जन मीटर पीछे की ओर उछला और मोती के जाल की सीमा से बच निकला। मोतियों ने लिन शेन को चूप दिया, लेकिन डूशी बुद्ध पहले ही लिन शेन के चेहरे की ओर अपनी हथेली थपथपाते हुए उसके पास पहुंच चुके थे। उसकी हथेली के बीच में एक सुनहरी कमल के आकार की मुहर रोशनी से खिल रही थी। लिन शेन की चाल तकनीक तरल थी और उनकी मुट्ठी शक्ति अपार थी, फिर भी डूशी बुद्ध ऐसे कदमों से चलते थे जिनसे कमल निकलते थे। प्रत्येक कदम एक अथाह बौद्ध पद्धति का हिस्सा प्रतीत होता था, जो प्राचीन होते हुए भी अंतहीन रहस्यों से भरा था। लिन शेन ने पाया कि उस पर लगातार पीछे हटने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह नुकसान में जा रहा है। तियान किंग्यू मदद के लिए दौड़ी, लेकिन वह मोतियों की माला में फंस गई। उसकी ताकत मोतियों से बचने में विफल रही, इसके बजाय वह उलझ गई और खुद को छुड़ाने के लिए व्यर्थ संघर्ष करती रही। लिन शेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये समझ में आता था कि डूशी बुद्ध की क्षमताएं मजबूत थीं, लेकिन उनका दिमाग और कौशल तकनीकें इतनी सरल नहीं थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा था। अन्यथा एक आरोही प्राणी इतनी सारी उत्कृष्ट चालें कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर स्तर के कौशल भी केवल इतने ही थे। शेन ने डूशी बुद्ध के साथ युद्ध किया, जिन्होंने वास्तव में केवल एक हाथ का उपयोग किया था, जबकि उनके दूसरे हाथ में एक भिक्षापात्र था और युद्ध में इसका उपयोग नहीं किया गया था। फिर भी जब लिन शेन ने अपनी सफिंग फिस्ट स्किल और फिंगर सैंड को एक साथ तैनात किया तो वह डूशी बुद्ध पर बढ़त हासिल नहीं कर सका। हालांकि डूशी बुद्ध के पास स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की क्षमताएं नहीं थीं, लेकिन ऐसा लगता था कि उनमें भविष्य को देखने की क्षमता थी। लिन शेन ने जो भी चाल चली, डूशी बुद्ध पहले से ही उसका मुकाबला करने में सक्षम थे। लिन शेन को बीच में ही अपनी चाल बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए बेहद असुविधाजनक होता। लिन शेन भी असहज था, लेकिन वह अधीर नहीं था। उसने पहले भी कई बार असफलता का अनुभव किया था। वह उन चीज़ों में महारत हासिल करने में असमर्थ था जो दूसरे आसानी से सीख सकते थे। इसलिए लिन शेन चीज़ों के बीच में ही बिखर जाने की भावना से काफ़ी परिचित थे और इससे उन्हें विशेष रूप से परेशानी महसूस नहीं हुई। डूशी बुद्ध के साथ लड़ाई के बीच में अचानक एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। डूशी बुद्ध का कटोरा टुकड़ों में टूट गया और फट गया, और पवित्र शील्ड ड्रैगन का भव्य शरीर बाहर निकल आया और तेजी से हवा में बड़ा हो गया। भिक्षा पात्र टूट जाने से डूशी बुद्ध ने खून थूक दिया। पवित्र शील्ड ड्रैगन आगे बढ़ा और अपने ड्रैगन पंजे के एक क्रूर प्रहार के साथ उसने डूशी बुद्ध पर हमला किया। डूशी बुद्ध ने जल्दी से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन वह पवित्र शील्ड ड्रैगन से ज्यादा तेज नहीं था। ड्रैगन के पंजे को रोकने के लिए उसे अपने हाथों को क्रॉस करना पड़ा। एम्पायर पर और अधिक कहानियां खोजें, लेकिन उस पंजे का बल इतना विस्फोटक था कि उसने डूशी बुद्ध को आसमान से नीचे गिरा दिया। डूशी बुद्ध जमीन पर गिर पड़े, जिससे एक विशाल गोलाकार गड्ढा बन गया जो उल्कापिंड के टकराने से बने चंद्र गड्ढे जैसा लग रहा था। स्पष्टतः क्रोधित होकर पवित्र शील्ड ड्रैगन ने अपने 6 पंख फड़फड़ाए और एक धूमकेतु की तरह नीचे गड्ढे में स्थित डूशी बुद्ध की ओर आक्रमण किया। जैसे ही डूशी बुद्ध उठे, उनके पास बचने का कोई समय नहीं था और वे सिर्फ अपना हाथ बढ़ाकर चॉपस्टिक की एक जोड़ी से बने काले बाड़ वाले ड्रैगन को वापस बुला सकते थे। दोनों तरफ से एक एक ड्रैगन पवित्र शील्ड ड्रैगन की ओर दौड़े और उसे रोकने की कोशिश की। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि पवित्र शील्ड ड्रैगन ने उनके हमले पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके शरीर के चारों ओर 3 ढालों ने एक सुरक्षात्मक प्रकाश छोड़ा और ब्लैक फ्लड ड्रैगन्स को प्रभाव से पीछे हटा दिया गया, जिससे वह थोड़ा भी प्रभावित नहीं हो सका।
धमाका। पवित्र शील्ड ड्रैगन एक धूमकेतु की तरह उस स्थान पर टकराया जहां दो शिव बुद्ध खड़े थे, जिससे एक विशाल गहरा गड्ढा बन गया। पेट प्लैनेट पर एक बड़े पेड़ के नीचे अनजियाहे, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। ट्राई लाइफ बेस एनजियाहे ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, मास्टर, त्रिजीवन आधार क्या है? क्या ये हो सकता है कि लिन शेन वास्तव में एक 3 जड़ वाला प्राणी है? उसके बगल में पहरा दे रहे अमर स्तर के बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एनजियाहे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, अंकल 5, आपने गलत समझा है। जब मैंने ट्राई लाइफ बेस का उल्लेख किया तो मैं लिन शेन के 3 सिर वाले ड्रैगन पालतू जानवर का जिक्र कर रहा था। 3 जड़ वाले प्राणी को देखना वास्तव में दुर्लभ है। 3 जड़ वाले प्राणी पूरे ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्लभ हैं, केवल मुट्ठी भर ही अस्तित्व में हैं। यह आश्चर्यजनक है कि लड़के के पास एक त्रिजीवन आधार पालतू जानवर है। ये संभवतः स्वर्गीय सम्राट की ओर से एक उपहार हो सकता है, N5 ने बड़बड़ाते हुए कहा। उस त्रिजीवन आधार पालतू जानवर की विशेषता बहुत मजबूत है। दूष्य बुद्ध का शरीर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके हस्तक्षेप ने वास्तव में लिन शेन को एक फायदा दिया है। हालांकि अब मैं उसकी ताकत को समझ गया हूं। असाधारण क्षमताओं के बावजूद उसके युद्ध के अनुभव में कमी है और उसके कौशल व्यवस्थित नहीं है। वह अभी भी एक सच्चा गुरु नहीं है, एनजियाहे ने शांत भाव से कहा और खड़ा हुआ। चलो चलते हैं। मैंने उसकी ताकत को समझ लिया है और वह वास्तव में भविष्य में एक समस्या बन सकता है। उससे जल्द निपटना सबसे अच्छा है। स्वर्गीय सम्राट अब उसके प्रति अनुकूल रुख अपना रहे हैं, यहाँ तक कि उसे सेलेस्टियल स्टार पर रहने की अनुमति भी दे रहे हैं। उसके खिलाफ कदम उठाना आसान नहीं होगा, N5 ने कहा। स्वर्गीय सम्राट ने उसे इसलिए तरजीह दी क्योंकि वह सम्राट के लिए संसाधन जुटा सकता था, इसलिए वह निश्चित रूप से मिशन पर जाएगा और अवसर स्वाभाविक रूप से खुद ही सामने आएगा, एनजियाहे ने उदासीन भाव से कहा। ऐसा लग रहा था कि इस कार्य के लिए उसके मन में पहले से ही कोई व्यक्ति था। हालांकि हम खुद कोई कदम नहीं उठा सकते, हमें अभी भी एक उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश करनी है। पवित्र शील्ड ड्रैगन ने सीधे दूष्य बुद्ध के शरीर को चकनाचूर कर दिया और लिन शेन, जो इस बारे में सोच रहा था कि क्या वह दूष्य बुद्ध को अपना पालतू बना सकता है, स्वाभाविक रूप से अब कोई उम्मीद नहीं थी। दूष्य बुद्ध की मृत्यु के साथ ही उनकी चॉपस्टिक और प्रार्थना की मालाएं टूट गईं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे वस्तुएं उनका जीवन आधार नहीं थीं, बल्कि उनकी किसी क्षमता का प्रकटीकरण मात्र थीं। दूष्य बुद्ध का वास्तविक जीवन आधार उनका कटोरा रहा होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश पवित्र शील्ड ड्रैगन द्वारा कटोरा भी फोड़ दिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूष्य बुद्ध की लड़ने की ताकत इतनी आश्चर्यजनक होगी। यह अच्छा है कि आपका पालतू बहुत मजबूत है, अन्यथा उससे निपटने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते, टियान किंग्यू ने उड़कर कहा। ये वास्तव में काफी दिलचस्प है, लिन शेन ने गहरी निगाह से कहा। उनका मानना था कि दूष्य बुद्ध की शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली नहीं थी और हालांकि कौशल का उपयोग सावधानी से किया गया था, लिन शेन ने अभी भी हेरफेर के निशान का पता लगाया था। इस पालतू ग्रह पर उनके अलावा केवल अनजियाहे और उनके पर्यवेक्षक ही अन्य थे। यदि कोई अन्य नहीं था तो स्वाभाविक रूप से वे ही मुख्य संदिग्ध थे। दुर्भाग्य से, भले ही यह वास्तव में वे थे, लिन शेन के पास इसके बारे में कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई सबूत मिलना असंभव था। अगर यह वास्तव में एनजियाहे है तो प्राणियों को हेरफेर करने की उसकी क्षमता वास्तव में दिलचस्प है। लिन शेन ने तियान किंग्यू से कुछ नहीं कहा क्योंकि यह व्यर्थ होता। जंगली दूष्य बुद्ध द्वारा किए गए हमले को संभवतः एनजियाहे से नहीं जोड़ा जा सकता। उस तरफ से 2 पर्यवेक्षकों ने भी जेड परी को पीछे धकेल दिया और यहां तक उड़ाए। दूष्य बुद्ध के टूटे हुए शरीर को देखकर वे दोनों काफी हैरान थे। आखिरकार दूष्य बुद्ध जैसा पालतू जानवर अत्यंत दुर्लभ था। दूष्य बुद्ध की हत्या करके लिन शेन और उसके समूह ने एक अवसर खो दिया था, जिससे केवल एक व्यक्ति के पास पालतू जानवर प्राप्त करने का मौका बचा था। पेट प्लैनेट के नियम ऐसे थे और यहाँ तक कि तियान किंग्यू भी उन्हें बदल नहीं सकता था। भाई तियान, चूंकि हम स्वर्गीय मशीन जानवर को नहीं ढूंढ सकते हैं और मुझे अन्य पालतू जानवरों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो आप कौन सा पालतू जानवर चाहते हैं? मैं इसे खोजने में आपकी मदद करूंगा, तियान किंग्यू ने लिन शेन से कहा। अब जब मेरे पास ये पालतू जानवर है तो मुझे अन्य में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लिन शेन ने पवित्र शील्ड ड्रैगन को याद करते हुए कहा। इस तरह के पालतू जानवर के साथ ये पूरे ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ है। भाई तियान, इस तरह का एक होने का मतलब है कि आप वास्तव में अन्य पालतू जानवरों की परवाह नहीं करेंगे। तियान किंग्यू देख सकता था कि पवित्र शील्ड ड्रैगन ने एक त्रिजीवन आधार का उपयोग किया था और जानता था कि लिन शेन सच कह रहा था। उसने अब और जोर नहीं दिया और उस प्राणी की खोज जारी रखी जिसमें उसे दिलचस्पी थी। शायद ये किस्मत का खेल था, लेकिन तियान किंग्यू को वास्तव में एक स्वर्गीय मशीन जानवर मिला। यह एक प्यारी कार्टून जैसी स्पोर्ट्स कार की तरह लग रही थी, केवल यह नीले रंग की थी, लाल स्वर्गीय मशीन जानवर से थोड़ी अलग जो उसने उसे पहले दिखाई थी।
हालांकि इसकी गति और ताकत काफ़ी थी, लेकिन ये पवित्र शील्ड ड्रैगन के सामने कोई मुकाबला नहीं था। पवित्र शील्ड ड्रैगन ने अपने जीवन आधारों का उपयोग किए बिना ही स्वर्गीय मशीन जानवर को वश में कर लिया था। पराजित स्वर्गीय मशीन जानवर ने वास्तव में आज्ञाकारी रूप से एक पालतू कुंजी थूक दी, जिसे तियान किंग्यू ने खुशी से एकत्र कर लिया। लिन शेन को लगा कि तियान किंग्यू को उसका मनचाहा पालतू जानवर दिलाने में मदद करके उसका मिशन पूरा हो गया है। हालांकि उसने खुद कोई पालतू जानवर नहीं खरीदा था, लेकिन डूशी बुद्ध के साथ लड़ाई ने उसे कुछ लाभ भी पहुंचाया था। साइलेंट रेसिडेंस में वापस आकर लिन शेन ने डूशी बुद्ध के साथ अपनी लड़ाई के कुछ विवरणों पर विचार किया। डूशी बुद्ध की तकनीकें सहजता से निष्पादित होती दिख रही थीं, फिर भी वे दुश्मन की चालों का अनुमान लगाने में इतने कुशल थे कि लिन शेन अपने कौशल का पूरी तरह से उपयोग भी नहीं कर पाए। जब अकेले तकनीक की बात आती थी तो लिन शेन वास्तव में उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। दुश्मन की चालों का अनुमान लगाने का उनका तरीका तियान बुलुओं के स्वर्ग और मनुष्य की एकता के समान है, लेकिन ये स्वर्ग और मनुष्य की एकता नहीं है। कोई शून्य धागा नहीं देखा जा सकता था, तो यह वास्तव में कैसे किया जाता है? लिन शेन इसे समझ नहीं सका, और स्काईनेट पर जियाओकी को खोजने देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। लिन शेन को एक विचार आया और उसे याद आया कि उसके पास लाइब्रेरी नंबर 1 का कार्ड है, जिससे वह वहां जानकारी की जांच कर सकता है। उसे अपने स्वयं के निर्माण की तैयारी भी करनी चाहिए, और वह पुस्तकालय में बेस म्यूटेशन लैंड डेटा की जांच करना चाहता था। वह वहां रहते हुए इसे देख सकता था। स्वर्गीय सम्राट द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों ने उसे दिव्य जाति के अधिकांश आधार उत्परिवर्तन भूमियों तक पहुंच प्रदान की। वह बिना किसी समस्या के स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी भूमि को चुन सकता था। लाइब्रेरी नंबर 1 का आकार उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था, लेकिन लिन शेन की अपेक्षा के विपरीत लाइब्रेरी वास्तव में भूमिगत बनाई गई थी, और सामान्य लाइब्रेरी के लेआउट की तुलना में फर्श उल्टे थे। लाइब्रेरी नंबर 1 की सबसे ऊपरी परत वास्तव में भूमिगत सबसे गहरी परत थी। लाइब्रेरी के सबसे ऊपरी तल पर लिन शेन ने जितनी किताबें देखीं, वह कल्पना से परे थीं। दोनों तरफ बड़ी बड़ी किताबों की अलमारियां दो पहाड़ों की चट्टानों जैसी लग रही थीं। बीच में एक गलियारा इतना चौड़ा था कि उसमें से रेलगाड़ियां और विमान गुजर सकते थे। पुस्तकालय में पढ़ने के लिए आने वाले खगोलीय जीवों में कुछ लोग स्वयं उड़कर आए थे, तथा कुछ लोग होवरबोर्ड का उपयोग करके विशाल अलमारियों में रखी पुस्तकों को खोज रहे थे। जब इन दिव्य लोगों ने लिन शेन को देखा तो वे कुछ आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि लाइब्रेरी नंबर 1 आमतौर पर बाहरी लोगों के लिए सुलभ नहीं थी, और लाइब्रेरी कार्ड बाहरी लोगों को शायद ही कभी जारी किए जाते थे। ये लाइब्रेरी का सिर्फ पहला स्तर था, और नीचे और भी बहुत कुछ था। लिन शेन ने हर स्तर की जांच करने में समय बर्बाद नहीं किया। वहां किताबें इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें देखना संभव नहीं था। वास्तव में पुस्तकालय में पुस्तकों के शीर्षकों को सीधे खोजने या यहाँ तक कि सामग्री को डाउनलोड करने के लिए बुद्धिमान उपकरण थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि नीचे जाने पर इन उपकरणों का इस्तेमाल कम होता गया। जब वह दूसरी से आखिरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं था, केवल भौतिक पुस्तकें थीं। यहाँ का स्थान बाहरी स्तरों जितना विशाल नहीं था, और इसे कई कमरों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में पुस्तकों का अलग अलग संग्रह रखा गया था। लिन शेन ने सबसे पहले एक कौशल मंडप में प्रवेश किया, जिसमें विभिन्न कौशल रखे हुए थे। एक नज़र में ही उसने कई महान ब्रह्मांडीय कुलों की गुप्त तकनीकों को देखा। लिन शेन को वह दानव हृदय उंगली भी मिल गई जिसे उसने रेड हॉट ए से सीखा था, और इसकी समीक्षा करने पर सामग्री मूलतः एक जैसी ही थी। केवल कुछ मामूली अंतर थे जो महत्वहीन थे और साधना को प्रभावित नहीं करते थे। कौशल की विविधता ने लिन शेन को चकित कर दिया। यदि कोई भी एक तकनीक मानव मात्र ग्रह पर लाई जाती तो उसे प्राप्त करने के लिए हताशाजनक लड़ाई को भड़काने के लिए पर्याप्त होती, लेकिन यहाँ ये तकनीकें ब्राउजिंग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध थीं। एम्पायर पर नवीनतम कहानियाँ पढ़ें। लिन शेन ने पहले विशालकाय रिंग स्टार पर जो गुप्त तकनीकों का बॉक्स प्राप्त किया था उसे उसने उन्नत माना था, लेकिन यहाँ के संग्रह की तुलना में ये बहुत ही घटिया था। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति की ऊर्जा और समय सीमित है। चाहे उसके सामने कितनी भी गुप्त तकनीकें क्यों न हो, उनमें से बहुत सी ऐसी नहीं है जिनमें वह पूरी तरह से महारत हासिल कर सके। लिन शेन जो भी हाथ में आता था उसका अभ्यास करता था। अब उसके सामने बहुत सारे विकल्प होने के कारण वह निश्चित नहीं था कि क्या अभ्यास करे। ये वैसा ही था जैसे बचपन में कॉमिक्स का शौक था। कॉमिक बुक खरीदने के लिए पैसे बचाकर वह उसे बार बार पढ़ सकता था, लेकिन वयस्क होने पर जब कॉमिक्स आसानी से उपलब्ध होने लगी तो उसे लगा कि अब उसे नहीं पता कि क्या पढ़ना है। शुरू में वह डूशी बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीकों की उत्पत्ति की जांच करना चाहते थे, लेकिन इतनी सारी तकनीकों के होने और नाम न जानने के कारण यह पहचानना आसान काम नहीं था कि डूशी बुद्ध ने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की थी। मुझे सबसे पहले बेस म्यूटेशन लैंड डेटा देखना चाहिए। स्किल पवेलियन छोड़ने के बाद लिन शेन ने इधर उधर टहलते हुए एक कमरा पाया जिसे निर्वाण हाउस कहा जाता था। निर्वाण हाउस में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वास्तव में निर्वाण के विभिन्न तरीकों को देखा, जिनमें कई बेस म्यूटेशन भूमि रिकॉर्ड भी शामिल थे।
एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन शेन ने संक्षेप में पढ़ा और महसूस किया कि सेलेस्टियल रेस ने बड़ी संख्या में बेस म्यूटेशन भूमि को नियंत्रित किया है, जिसमें बेस वेरिएंट प्राणियों को पोषित करने वाली भूमि से लेकर निर्वाण प्राणियों को विकसित करने वाली भूमि तक शामिल है, जिसमें लगभग हर चीज़ मौजूद है जिसकी किसी को आवश्यकता हो सकती है। यहाँ तक कि आधार उत्परिवर्तन भूमि के बारे में भी अस्पष्ट अभिलेख थे, जहाँ अमर प्राणियों का प्रजनन हुआ, हालांकि वे अभिलेख विस्तृत नहीं थे और उनमें पर्याप्त जानकारी का अभाव था। लिन शेन के लिए इनका कोई उपयोग नहीं था, उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प म्यूटेंट असेंशन लैंड या म्यूटेंट निर्वाण लैंड चुनना था। यदि उसका शरीर इसे सहन कर सके तो निर्वाण भूमि में सीधे निर्वाण प्राप्त करना सबसे सरल तरीका होगा। हालांकि आरोही लोग आमतौर पर इस तरह के निर्वाण को सहन नहीं कर सकते थे और उनके लिए खुद को खोना और गैरमानव बन जाना आसान था। थोड़ी देर की खोज के बाद लिन शेन को कई उत्परिवर्तित आरोहण आधार उत्परिवर्तन भूमियां मिलीं, जिनमें से कुछ ने उसे बहुत लुभाया। विचार करते समय वह अभिभूत हो गया, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह गुली नाज़ा और दिलरबा के बीच चयन कर रहा हो। यह आधार उत्परिवर्तन भूमि अच्छी है, अमर पक्षी बनने के लिए निर्वाण से गुजरना, सफल निर्वाण के बाद अमर ज्वाला निर्वाण विशेषता प्राप्त करना। यह आधार उत्परिवर्तन भूमि भी अच्छी लगती है, बर्फ की किलिन के रूप में निर्वाण से गुजरना, बर्फ आत्मा शक्ति निर्वाण विशेषता प्राप्त करना। ये कहना कि यह एक विकल्प था अतिशयोक्ति होगी, उसे वास्तव में वह आधार उत्परिवर्तन भूमि नहीं मिली थी जो उसके लिए पूरी तरह उपयुक्त थी। लिन शेन की सबसे अधिक वांछित निर्वाण विशेषताएं निश्चित रूप से समय और स्थान से संबंधित थीं, क्योंकि उनकी विशेषताएं किसी भी युग में मजबूत थीं। दुर्भाग्य से काफ़ी समय तक खोज करने के बाद लिन शेन को केवल कुछ अंतरिक्ष संबंधी आधार उत्परिवर्तन भूमियां ही मिलीं, समय संबंधी कोई भूमि नहीं मिली। लिन शेन फर्श पर बैठे उपलब्ध उत्परिवर्तित आरोहण आधार उत्परिवर्तन भूमि की पुस्तकों को पलटते रहे और कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया, लेकिन उन्हें चुनाव करना कठिन लगा। इन सबको एक तरफ रखते हुए लिन शेन ने निर्वाण के तरीकों को देखा। हालांकि कई अलग अलग तरीके थे, लेकिन वे मूल रूप से दो श्रेणियों में आते थे: निर्वाण अंडे का उपयोग करके लघु निर्वाण और बेस म्यूटेशन लैंड का उपयोग करके महान निर्वाण। वास्तव में पुनर्जन्म की राख का प्रयोग लघु निर्वाण के मार्ग के अनुरूप था, उनकी विधियां और परिणाम मूलतः एक जैसे थे। लिन शेन महान निर्वाण का मार्ग अपनाने पर अड़े थे क्योंकि इसका प्रभाव लघु निर्वाण से अधिक शक्तिशाली था। यह एक अप्रत्याशित निर्वाण विधि है। लिन शेन ने निर्वाण विधियों पर एक और पुस्तक उठाए और यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि वर्णित विधि अलग थी। जबकि पिछली किताबों में दर्ज विधियां थोड़ी भिन्न थीं, वे सभी माइनर या ग्रेट निर्वाण से संबंधित थीं। हालांकि इस पुस्तक में एक ऐसी विधि का विवरण दिया गया है जो दोनों को एकीकृत करती प्रतीत होती है, जिसके लिए निर्वाण अंडे और बेस म्यूटेशन लैंड दोनों की आवश्यकता होती है। फीनिक्स निर्वाण, मृत्यु से जन्मा, ये फीनिक्स कबीले का काम होना चाहिए, है ना? लिन शेन ने लेखक के नाम फेंग छे पर नज़र डाली और उपनाम से पता चला कि यह निश्चित रूप से फीनिक्स कबीले के किसी व्यक्ति का था। लिन शेन को लगा कि नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, उसने इसे कहीं देखा होगा। इस पर विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह फेंग छे वर्तमान में नस्लीय लीडरबोर्ड पर अमर स्तर पर पहले स्थान पर था। ऐसी शख्सियत की निर्वाण की विधि ध्यान से पढ़ने लायक है। लिन शेन ने किताब को फिर से पलटा ताकि मोटे तौर पर समझ सके कि लिखी गई विधि क्या थी। वास्तव में ये सामान्य विधियों के समान ही था, जिनमें सभी स्वयं को रूपांतरित करने तथा निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए निर्वाण स्तर पर निर्वाण की शक्ति का उपयोग करते हैं। जो अलग था वह ये था कि फेंग छे की विधि में निर्वाण की प्रक्रिया के दौरान दोहरे निर्वाण से गुजरना शामिल था। फेंग छे ने इसे दोहरा निर्वाण या आंतरिक और बाह्य दोहरा निर्वाण कहा। इसका अर्थ था आंतरिक रूप से निर्वाण अंडे का प्रयोग करना तथा साथ ही बाह्य रूप से सुपर बेस म्यूटेशन साइट के माध्यम से रूपांतरण करना, जिससे एक ही बार में निर्वाण की दोहरी शक्तियों का संयोजन प्राप्त किया जा सके। इस द्वैत निर्वाण को प्राप्त करने के लिए कई शर्तें आवश्यक थीं। बेशक निर्वाण अंडा बिना कहे ही समझ में आ जाता है, यह एक जरूरी चीज़ है। एक साधारण बेस म्यूटेशन साइट काम नहीं करेगी, ये दोहरे निर्वाण की जरूरतों को पूरा नहीं करेगी। केवल एक निर्वाण स्तर का बेस म्यूटेशन साइट ही दोहरे निर्वाण की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा ये था कि आमारोही लोग दोहरे निर्वाण की आंतरिक और बाहरी शक्तियों की पीड़ा को सहन नहीं कर सकते थे। केवल शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले से फीनिक्स निर्वाण के सहज कौशल वाले लोग ही दोहरे निर्वाण को पूरा कर सकते थे। इस बिंदु पर पहुंचने पर लिन शेन को पहले से ही पता था कि यह निराशाजनक था। केवल फीनिक्स कबीले के पास ऐसी प्रतिभाएं थीं, और इसके अलावा ये शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीला होना चाहिए था। यह विधि अन्य जातियों द्वारा पूरी तरह से अनुपयोगी थी। बाद में अन्य शर्तों का भी उल्लेख किया गया, जैसे कि निर्वाण अंडा और निर्वाण भूमि का एक ही गुण होना, दोनों में परस्पर विरोधी गुण नहीं हो सकते, तथा निर्वाण अंडा का उपयोग करने से पहले व्यक्ति को निर्वाण भूमि में प्रवेश करना होगा। बहरहाल इस पद्धति में कई प्रतिबंध थे, लेकिन अंत में इसमें यह नहीं बताया गया कि द्वैत निर्वाण से वास्तव में क्या लाभ होंगे। हालांकि
विभिन्न खतरों और परिणामों का बहुत स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया था। उदाहरण के लिए, द्वैत निर्वाण किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर अमानव, चेतना रहित निर्वाण प्राणी में बदल सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर, या फिर किसी का शरीर पूर्ण निर्वाण से गुजर सकता है और कभी भी मांस और रक्त का रूप नहीं ले सकता। फीनिक्स निर्वाण प्रतिभा की आवश्यकता इन मुद्दों से कुछ हद तक बचने की थी। जैसे ही लिन शेन ने पढ़ना शुरू किया, अचानक उसके मन में एक विचार आया। सुपर बेस फॉर्म का उनका सहज कौशल वास्तव में पूर्ण स्व बेस म्यूटेशन की क्षमता थी। यदि वह सुपर बेस फॉर्म में रहते हुए निर्वाण पूरा कर सकता है और फिर सुपर बेस अवस्था को रद्द कर सकता है, तो क्या इससे निर्वाण के बाद अपने मानव रूप को पुनः प्राप्त करने में विफल होने की समस्या हल हो सकती है? लिन शेन को लगा कि इस विचार में निश्चित रूप से व्यवहार्यता है, लेकिन क्या ये वास्तव में काम करेगा, ये वह केवल प्रयोग के माध्यम से ही पता लगा सकते थे। समस्या ये थी कि उसके अलावा किसी और के पास सुपर बेस स्टेट के लिए जन्मजात कौशल नहीं था। वह चाहकर भी परीक्षण विषय नहीं ढूंढ सकता था। फैन 6 का काम निपटाने के बाद लिन शेन ने निर्वाण भूमि के बारे में कुछ जानकारी देखना शुरू किया। अगर द्वैत निर्वाण विधि का उपयोग करने का अवसर था, तो उसे सहायता के रूप में निर्वाण भूमि की आवश्यकता होगी। इससे पहले वह आरोही भूमि को देख रहा था। निर्वाण भूमि बहुत ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वहां निर्वाण जीव पलते थे। अगर कोई वहां निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले निर्वाण जीवों को खत्म करना सबसे अच्छा होगा। यदि कोई निर्वाण प्राणियों को समाप्त नहीं कर सका, तो खतरा बहुत अधिक हो जाएगा। आरोही के पास निर्वाण प्राणियों को समाप्त करने की शक्ति का अभाव है, और अंततः निर्वाण भूमि का उपयोग करके निर्वाण को प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली शक्तियों के समर्थन पर निर्भर रहना आवश्यक है। बिना किसी सूचना के 10 घंटे से अधिक समय बीत चुका था, और लिन शेन ने इससे पहले कभी भी इतनी लगन से पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था। हालांकि जितना अधिक वह पढ़ता, उतना ही अधिक वह भूल जाता। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा उसे शायद ही कुछ याद रहता। कमरा, यहाँ किस तरह की किताबें रखी हैं? लिन शेन ने कुछ उलझन के साथ सोचा और अंदर देखने के लिए उसने दरवाजा खोला। बुकशेल्फ पर परिचय और वर्गीकरण को देखने के बाद लिन शेन को पता चला कि यहाँ किस तरह की किताबें संग्रहित हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, यहाँ वे पुस्तकें दी गई हैं जिन पर किसी कारणवश शोध असफल रहा, अध्ययन के बीच में ही छोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक ये निर्धारित नहीं किया जा सका था कि वे मूल्यहीन थी या नहीं। दूसरे शब्दों में, यहाँ वर्णित सभी विकास कौशल और तकनीकें अधूरे उत्पाद हैं, जो उपयोगी या बेकार हो सकते हैं, कुछ हद तक उपयोगी हो सकते हैं, या अभ्यास किए जाने पर घातक भी हो सकते हैं। संक्षेप में, वे ऐसी चीजें थीं जिन्हें त्यागना दुखद लगता था, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता था, जब तक कि कोई उन पर शोध जारी रखने और उनका मूल्य निर्धारित करने के लिए तैयार न हो। इन अधूरे अध्ययनों को यहाँ संग्रहित किया जाना ये साबित करता है कि ये अध्ययन कोई साधारण चीजें नहीं हैं। भले ही ये स्वयं के लिए उपयोगी न हो, लेकिन इन्हें दुश्मन के हाथों में पढ़ने नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इन्हें यहाँ एकत्र किया गया है। लिन शेन ने सोचा और उसने लापरवाही से इसे देखने के लिए एक किताब उठा ली। वास्तव में यह एक अधूरा अध्ययन था। पुस्तक का ध्यान स्वर्गीय जाति के स्वर्गीय हृदय कौशल पर था, जो कौशल की अपर्याप्त शक्ति के मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्यवश पुस्तक के अंत तक समस्या का समाधान नहीं हो सका और विषय वस्तु वहीं रुक गई। कुछ और पुस्तकें देखने के बाद भी परिणाम वही थे। यहाँ पर जो पुस्तकें इस प्रकार लेबल की गई थीं, वे वास्तव में नोटबुक और शोध रिपोर्ट जैसी थीं, और उनमें से कई तो ड्राफ्ट थीं, जिन पर जगह जगह पर गलत टिप्पणियां और संशोधन किए गए थे। उन्हें समझा जा सकता था या नहीं, ये संदिग्ध था। ये देखकर कि वास्तव में यहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं था, लिन शेन ने अपने हाथों में रखी पुस्तक को शेल्फ पर वापस रख दिया और कमरे से बाहर निकलने और कौशल मंडप में लौटने के लिए तैयार हो गया, ये देखने के लिए कि क्या वह ऋषि बुद्ध द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक पा सकता है। यदि वह उसे न भी पा सके, तो भी वापस आने पर उसे अभ्यास के लिए कोई उपयुक्त कौशल अवश्य मिल जाएगा। पुस्तक को वापस शेल्फ पर रखते हुए लिन शेन की नज़र अनजाने में कुछ दूर रखी मोर अमर प्रकाश नामक पुस्तक पर पड़ी। लिन शेन को अभी भी कोन चुवान की अपनी रोशनी से सभी चीज़ों को स्थिर करने की क्षमता याद थी, और उसने सोचा, यह मयूर अमर का प्रकाश उसी प्रकाश का अध्ययन तो नहीं कर रहा होगा, है न? इसे पलटने के बाद उन्होंने पाया कि इस मयूर अमर प्रकाश का कोन चुवान की क्षमता से कोई संबंध नहीं था, बल्कि यह घातक प्रकाश का प्रतिरोध करने का अध्ययन कर रहा था। घातक प्रकाश का विरोध करना केवल अमर स्तर पर रहने वालों के लिए एक समस्या है, जो औसत व्यक्ति के लिए बहुत कम उपयोगी है। ब्रह्मांड में 99.999% लोग कभी भी अमर स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लिन शेन ने बिना परवाह किए पढ़ा। उसका लक्ष्य निश्चित रूप से अमर स्तर था, इसलिए आगे देखने में कोई बुराई नहीं थी। थोड़ी देर बाद लिन शेन की अभिव्यक्ति काफ़ी जीवंत हो गई। हालांकि किताब घातक प्रकाश के अध्ययन के बारे में थी, लेकिन इसका नाम मोर अमर का प्रकाश था, जिसे यादृच्छिक रूप से नहीं चुना गया था। शोध के अनुसार किसी को केवल मयूर कुल के एक ऐसे सदस्य की आवश्यकता होती है जिसके पास जन्मजात स्वर्गीय नेत्र अमर प्रकाश हो, और जिस समय घातक प्रकाश उतरता है,
उस समय घातक प्रकाश को दूर करने के लिए स्वर्गीय नेत्र अमर प्रकाश का उपयोग करने से विपत्ति में फंसे अमर को इस भयानक भाग्य से सुरक्षित रूप से उबरने में मदद मिलेगी, जबकि मयूर कुल का वह सदस्य जो घातक प्रकाश को दूर कर लेगा निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। हालांकि यह विधि अभी भी अनुसंधानाधीन थी और यह अभी तक ज्ञात नहीं था कि क्या स्वर्गीय नेत्र अमर प्रकाश वास्तव में घातक प्रकाश को दूर कर सकता है। शोध के सफल न होने का कारण अध्ययन में आई समस्याएं नहीं थीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय नेत्र अमर प्रकाश वाले मयूर वंश के सदस्य बहुत दुर्लभ थे और प्रयोग के लिए पर्याप्त विषय उपलब्ध नहीं थे। पुस्तक समाप्त करने के बाद लिनशेन का पहला विचार था, क्या स्वर्गीय संगिनी वास्तव में स्वर्गीय नेत्र अमर प्रकाश की स्वामी हो सकती है। स्वर्गीय संगिनी मयूर कुल से आती है और यद्यपि मयूर कुल को दिव्य जाति की तुलना में काफी बड़ा माना जाता है, फिर भी स्वाभाविक रूप से इसका महत्व कम है तथा इसका प्रभाव भी बहुत कम है। स्वर्गीय सम्राट के रूप में उसके हरम में अनगिनत सुंदरियां हैं, तो फिर मयूर वंश से आने वाली स्वर्गीय संगिनी को अन्य सभी से ऊपर क्यों तरजीह दी जाए। क्या यह उसकी सुंदरता के लिए है? लिनशेन को हमेशा लगता था कि यह उत्तर पूरी तरह विश्वसनीय नहीं था। ये केवल स्वर्गीय सम्राट की बात नहीं है, यहाँ तक कि उसने, लिनशेन ने भी बहुत सारी सुंदर महिलाओं को देखा था और ब्रह्मांड में सुंदरियों की कभी कमी नहीं होती, स्वर्गीय सम्राट की तो बात ही छोड़िए। यदि यह स्नेह का मामला होता तो क्या ऐसी शाही संगिनी नहीं होती जिन्हें स्वर्गीय सम्राट ने बड़े होते हुए देखा होता, जिसके परिणामस्वरूप विदेश में जन्मी स्वर्गीय संगिनी की तुलना में उनके बीच अधिक गहरा संबंध होता। लिनशेन ने बार बार सोचा, लेकिन कभी समझ नहीं पाया कि स्वर्गीय पत्नी को इतना अनुग्रह क्यों मिला। फिर भी आज इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि उसे जवाब मिल गया है। लिनशेन के अनुमान के अनुसार स्वर्गीय पत्नी सम्राट तियानशु के लिए जीवन रक्षक ताबीज थी। ये किसी काम की होगी या नहीं यह अज्ञात है, लेकिन 50% संभावना थी कि यह महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद ये किसी घातक आपदा के दौरान उसकी जान बचा सकती थी, जिससे वह अन्यथा बच नहीं सकता था। वह बूढ़ा आदमी सम्राट तियानशु वास्तव में बहुत चालाक है। लिनशेन ने जल्दी से किताब को उसकी जगह पर वापस रख दिया। इस चीज को देखा और भूला दिया जाना चाहिए, इसे बिल्कुल भी लीक नहीं होने देना चाहिए। ये सबसे अच्छा होगा कि किसी को पता न चले कि उसने ये किताब पढ़ी है। सोचने पर स्वर्गीय संगिनी किसी तरह दयनीय थी। ऐसा लगता था कि सभी उससे प्यार करते थे और उसकी पूजा करते थे, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक साधन थी। लिनशेन ने कुछ अन्य पुस्तकें भी देखीं, सभी अधूरी थीं, कुछ इतनी भ्रामक थीं कि वह समझ ही नहीं पाया कि वे किस बारे में थीं। ऐसा नहीं है कि वे बेकार थीं, इन अवधारणाओं के आधार पर परिणामी रचनाएं काफ़ी प्रभावशाली हो सकती थीं, लेकिन अधिकांश अव्यावहारिक थीं। कुछ किताबें पढ़ने के बाद लिनशेन और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह कमरे से बाहर निकल गया और कौशल मंडप में लौट आया और दूसरों के श्रम के फल का आनंद लेना पसंद किया। लिनशेन ने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर ब्लेड तकनीक क्षेत्र की ओर चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब उसके पास दो बढ़िया ब्लेड थे, एक था ईविल घोस्ट ब्लेड जिसे ब्लेड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और दूसरा था अविनाशी स्क्रैप तलवार। इसके अलावा इनहेरिटेंस फैंग को ब्लेड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने वास्तव में कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया था, जो एक बेकार की बात थी। चूंकि वह यहाँ था, इसलिए अभ्यास के लिए ब्लेड तकनीक सीखने में कोई बुराई नहीं थी। बुकशेल्फ पर बहुत सी बेहतरीन ब्लेड तकनीकें थीं। लिनशेन ने उनमें से कुछ को देखा, जिनमें से सभी का अभ्यास करना मुश्किल था और सभी के लिए किसी भी परिणाम की उम्मीद करने से पहले लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता थी। क्या ब्लेड तकनीक में कोई क्रैश कोर्स नहीं है? इसमें महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये प्रयोग करने योग्य है, तब तक ये काम करेगा, क्योंकि मैं जीतने के लिए ब्लेड तकनीक पर निर्भर नहीं हूँ। लिनशेन ने खोज की और जल्द ही उसे वास्तव में एक ब्लेड तकनीक मिल गई जिसे जल्दी से सीखा जा सकता था। ये कहना होगा कि सेलेस्टियल रेस का बहुमूल्य संग्रह वास्तव में समृद्ध था, और यह भाग्य ही रहा होगा कि इस ब्लेड तकनीक और लिनशेन का अस्तित्व बना, क्योंकि पुस्तक का नाम आश्चर्यजनक रूप से जीवन का लालच और मृत्यु का भय ब्लेड तकनीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक ब्लेड तकनीक थी जिसे उनके अभ्यास, जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत के साथ जोड़ा गया था, लेकिन करीब से जांच करने पर पता चला कि इसका अमरता शास्त्र से कोई संबंध नहीं था। ब्लेड हथियारों में सबसे भयंकर बाघ है और ज्यादातर ब्लेड तकनीकें क्रूर, निर्दयी और घातक आक्रामक चालों पर आधारित हैं। हालांकि जीवन का लालच और मौत का डर ब्लेड तकनीक रक्षात्मक चालों पर आधारित है। लिनशेन ने ब्लेड तकनीक के 10 चालों के पूरे सेट का प्रयोग किया और आश्चर्यजनक रूप से उनमें एक भी आक्रामक चाल नहीं थी, वे सभी रक्षात्मक थीं। तुम कहते हो कि तुम ब्लेड का अभ्यास करते हो, फिर भी हर चाल रक्षात्मक होती है। फिर ब्लेड का अभ्यास क्यों करना है? क्या सिर्फ ढाल या किसी चीज से प्रशिक्षण लेना बेहतर नहीं होगा? लिनशेन ने खुद से बात करते हुए हंसते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो पूरी तरह से रक्षात्मक हो। हालांकि मैं अभी भी इसका अभ्यास कर सकता हूं।
इस तरह जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो इस तरह की रक्षात्मक ब्लेड तकनीक का उपयोग कर रहा हो, तो मुझे पता होगा कि इसे कैसे तोड़ना है। लिन शेन ने ब्लेड मैनुअल लिया और उसे बड़े चाव से पढ़ना शुरू कर दिया, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कई घंटे बीत चुके थे। ब्लेड तकनीक में केवल 10 चालें थीं, लेकिन प्रत्येक चाल अलग अलग प्रकार के आक्रमण के विरुद्ध रक्षा का सार थी, तथा प्रत्येक चाल का एक निश्चित सेट था। लिन शेन ने सभी 10 चालों को याद करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रत्येक का अभ्यास तब तक किया जब तक कि उन्हें उनका रूप और शैली अच्छी तरह से नहीं आ गई, और उन्होंने इसे बहुत जल्दी सीख लिया। अभ्यास करते समय लिन शेन को लगा कि ब्लेड तकनीक में कुछ कमी है। इस पर थोड़ा विचार करने के बाद उसे एहसास हुआ कि क्यों उसे हमेशा कुछ कमी महसूस होती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में म्यान थामे हुए एक पुरानी तलवार से अभ्यास कर रहा था। जब तलवार का इस्तेमाल हो रहा था तो म्यान बेकार पड़ा था। ये स्क्रैप तलवार और इसकी म्यान एक ही सामग्री से बनाई गई थी, दोनों अविनाशी हैं। चूंकि उद्देश्य बचाव करना है, तो ये पूरी तरह से बचाव होना चाहिए, और म्यान का भी उपयोग करना बेहतर होगा। लिन शेन ने फैसला किया कि एक बार जब वह वापस आ जाएगा तो वह एक हाथ वाली ब्लेड तकनीक को दोहरे हाथ वाले संस्करण में बदल देगा। आखिरकार दोनों का उपयोग रक्षा के लिए किया जाता था, और तलवार और उसके म्यान में कोई वास्तविक अंतर नहीं था, खासकर तब जबकि रद्दी तलवार को शुरू में तेज नहीं किया जाता था, जिससे वह म्यान से अलग नहीं होती थी। तलवार को एक तरफ रखने के बाद उसने ब्लेड मैनुअल में अध्यायों को देखा और पाया कि जीवन के लालच और मृत्यु के भय की तलवार के मैनुअल को उधार लिया जा सकता है, इसलिए उसने इसे अपने साथ ले जाने और फुर्सत में अध्ययन करने की योजना बनाई। लिन शेन ने कुछ अन्य पुस्तकों को भी खंगाला, लेकिन दुर्भाग्य से उसे डूशी बुद्ध द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल नहीं मिले। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने दूसरी बार देखने के लिए वापस आने की योजना बनाई। यहाँ बहुत सारे गुप्त मैनुअल थे। भले ही वह केवल इस कौशल मंडप में था, वह अकेले 10 साल में भी एक बार भी सब कुछ नहीं देख सकता था। जब लिन शेन प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो लाइब्रेरियन ने उनकी उधार लेने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया, और उन्होंने सफलतापूर्वक ब्लेड मैनुअल उधार ले लिया। लॉर्ड डीन, जैसे ही लिन शेन पुस्तकालय से बाहर निकला, उसने एक दिव्य व्यक्ति को लाइब्रेरियन के पास आते देखा, जो तुरंत सम्मान देने के लिए खड़ा हो गया। स्वर्गीय संस्थान के प्रमुख ने कौन सी पुस्तक उधार ली थी? डीन ने पूछा। जीवन के लालच और मृत्यु के भय की ब्लेड तकनीक, लाइब्रेरियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। डीन थोड़ा चौंका, उसने इतना लंबा समय अंदर बिताया और केवल जीवन के लालच और मृत्यु के भय की तलवार के लिए एक ब्लेड मैनुअल उधार लिया। हाँ, लॉर्ड डीन, उन्होंने केवल एक ब्लेड मैनुअल उधार लिया था, पुस्तकालयाध्यक्ष ने उधार लेने के रिकॉर्ड की दोबारा जांच करने के बाद पुष्टि की। डीन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर की तलवार केवल एक रक्षात्मक ब्लेड तकनीक है, अपने आप में शीर्ष स्तर की भी नहीं। ये केवल इस मंजिल पर है क्योंकि यह कट ऑफ डिसेंडेंट्स और ग्रैंडचिल्ड्रेन तलवार नामक एक अन्य तकनीक के साथ मिलकर एक दोहरी तलवार ब्लेड तकनीक का निर्माण करती है। वे ब्रह्मांड के पूर्व नंबर 1 मोस्ट वांटेड अपराधी झुओ लियानिक्सन के गुप्त कौशल थे। हमारे कबीले द्वारा झुओ लियानिक्सन को मारने के बाद हमें उसके पास केवल जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर की तलवार मिली, कट ऑफ डिसेंडेंट्स और ग्रैंडचिल्ड्रेन तलवार नहीं। ब्लेड तकनीक अपने आप में पूरी तरह से रक्षात्मक है और इस मंजिल पर होने के योग्य नहीं है। तो वह इस एकल ब्लेड मैनुअल के साथ क्या करने की योजना बना रहा है? कोई भी उसका जवाब नहीं दे सका। उसे लगा कि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। चूंकि यह सिर्फ एक गुप्त मैनुअल था जिसे उधार लिया गया था, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। हालांकि डीन के कार्यालय लौटने के बाद उसने फिर भी एन जियाहे से संपर्क किया और उसे लिन शेन द्वारा जीवन के लालच और मृत्यु के भय की तलवार की पुस्तिका उधार लेने की सूचना दी। उसके कौशल निश्चित रूप से अनोखे हैं, लेकिन यह एक ऐसे छात्र की तरह है जो सामान्य ज्ञान में गंभीर रूप से कमजोर है, व्यापक परीक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है, अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करना सामान्य है, एन जियाहे ने कहा। उसकी आत्म जागरूकता खराब नहीं है। रक्षात्मक रूप से खेलना चुनना उसकी वर्तमान स्थिति के लिए एक अच्छा विकल्प है। हालांकि जीवन के लिए लालच और मौत के डर की तलवार का एक सेट पूरी तरह से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। कट ऑफ डिसेंडेंट्स और ग्रैंडचाइल्डन तलवार की जोड़ी के बिना ब्लेड तकनीक में स्वाभाविक रूप से घातक दोष हैं। मैंने एक बार खुद जीवन के लालच और मौत के डर की ब्लेड तकनीक का अध्ययन किया था, खोए हुए कट ऑफ डिसेंडेंट्स और ग्रैंडचिल्ड्रेन तलवार को फिर से बनाने का प्रयास किया था। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि इन दोहरी तलवार और ब्लेड तकनीकों को पूर्ण करने के लिए झुओ लियानिक्सन की अद्वितीय प्रतिभा आवश्यक थी। इसके बिना उसमें दुर्गम दोष होंगे। यदि वह इस कमजोरी का पता नहीं लगाता है तो ये ब्लेड तकनीक बाद में उसकी कमजोरी बन सकती है, जो उसे उसके विनाश के रास्ते पर ले जाएगी। जियाहे इस बात पर विचार कर रही थी कि दोहरी ब्लेड और तलवार कौशल को कैसे पूरा किया जाए ताकि पूर्ण आक्रमण और पूर्ण रक्षा दोनों हासिल की जा सके। फिर भी लिन शेन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था।
उसने कुछ पहलुओं को पूरक बनाया, लेकिन जो कुछ उसने जोड़ा वह अभी भी रक्षात्मक प्रकृति का था, जिसमें हमला करने का कोई इरादा नहीं था। कई दिनों तक उन्होंने घर पर ही जीवन के लालच और मौत के डर की तलवार तकनीक पर शोध और अभ्यास किया, जिससे उन्हें काफ़ी प्रगति मिली। उनके द्वारा अभ्यास की गई प्रत्येक चाल और रूप में महारत के साथ वास्तविक समानता थी। हालांकि अकेले अभ्यास करते हुए वह नहीं जानता था कि तकनीक को ठीक से कैसे पूरक बनाया जाए। वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट गया, जहां उसे उम्मीद थी कि उसे अपने ब्लेड कौशल का अभ्यास करने में मदद करने के लिए ओयांग यूडू मिल जाएगा, लेकिन ओयांग यूडू विशेष सेवा विभाग के पुनर्गठन में व्यस्त था और उसके पास उसकी सहायता करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। जब वह सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट छोड़ने वाला था, उसने लिन वान को देखा जो कुछ चाय लेकर आई थी, जिससे लिन शेन के दिल में एक विचार हलचल पैदा हो गई क्योंकि उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। डीन, क्या मेरे पहनावे में कुछ गड़बड़ है? लिन वान ने लिन शेन से पूछा। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम 10वें आरोहण मोड़ पर हो? लिन शेन ने पूछा। हाँ, डीन, क्या आपके पास कोई आदेश है? लिन वान का दिल धड़क उठा, ये सोचकर कि लिन शेन ने शायद उसमें कुछ खामी देखी होगी। आप किस हथियार में कुशल हैं? लिन शेन ने पूछना जारी रखा। लिन शेन को ये पूछते हुए सुनकर लिन वान को और अधिक संदेह हुआ, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा क्योंकि उसने उत्तर दिया, मैं तलवार चलाने में कुशल हूँ और मेरा जीवन आधार भी एक तलवार है। जैसे ही वह बोल रही थी, लिन वान ने अपने हाथ से इशारा किया और नीले कण उसकी उंगलियों से उड़ गए, जिससे उसके सामने एक जीवन आधार बन गया जो एक कांस्य प्राचीन तलवार जैसा दिखता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन वान ने मन ही मन सोचा, मेरे पास गॉड घोस्ट शिफ्टिंग स्किल है, मेरे जीवन आधार का स्वरूप बदलना आसान है। अगर आपको लगता है कि आप मेरे जीवन आधार से मेरी पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं, तो आप गलत हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे आपसे एक काम करवाना है, लिन शेन ने कहा और वह पीछे की ओर चल दिया और सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के मार्शल प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ गया। डीन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लिन वान संदेह से भरी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिन शेन वास्तव में क्या करना चाहता था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उसका परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था। लिन शेन ने स्क्रैप तलवार निकाली, एक हाथ में हैंडल और दूसरे में म्यान पकड़ लिया, और लिन वान से कहने से पहले एक उचित रुख अपनाया, अपनी तलवारबाजी से मुझ पर हमला करो। मुझे यकीन नहीं है कि यह एक अच्छा विचार है, लिन वान ने झिझकते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि उसे डर था कि लिन शेन के कोई छिपे हुए इरादे हैं, बल्कि उसे डर था कि वह उसे एक ही वार में छेद कर मार सकती है। डरो मत, बस हमला करो। मेरे पास इससे निपटने के अपने तरीके हैं। पूरी ताकत से लड़ो, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लिन वान ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अगर मैंने सच में अपनी पूरी ताकत लगा दी, तो मुझे डर है कि अगले साल इसी समय तुम्हारा स्मारक दिवस होगा। ये सोचते हुए लिन वान ने तलवार की मूठ को दबाया और धीरे से अपनी तलवार बाहर निकाली। लिन शेन के लिए, जो स्पष्ट रूप से एक आकस्मिक धक्का लग रहा था, वह तेज और स्थिर था, जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। लिन शेन को यह असामान्य लगा। आखिरकार लिन वान 10वें आरोहण मोड़ पर थी, इसलिए इतनी गति की उम्मीद थी। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत लड़की में इतनी भयानक तलवारबाजी होगी। ये लिन शेन की पसंद के अनुसार था। वह चिंतित था कि लिन वान की तलवारबाजी इतनी कमजोर होगी कि वह उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगी। स्क्रैप तलवार को गति में रखते हुए उन्होंने जीवन के लालच और मृत्यु के भय की तलवार तकनीक का उपयोग करके लिन वान की तलवार को रोक दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, जारी रखें, लिन शेन ने लिन वान को पुकारा। ये देखकर लिन वान ने लगातार धक्कों की एक श्रृंखला शुरू की। उसकी शक्ति पर उसका नियंत्रण इतना नाजुक था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कड़ाई कर रही थी। बहुत अधिक ताकत न लगाने के लिए सावधान। डर था कि लिन शेन इसका सामना नहीं कर पाएंगे। लिन शेन ने स्क्रैप तलवार घुमाई, लिन वान के एक के बाद एक वार को रोक दिया। उसकी नज़र में लिन वान के हाथों में तलवार असंख्य टिमटिमाते सितारों की तरह थी। प्रकाश का प्रत्येक बिंदु एक भेदी प्रहार का प्रतिनिधित्व करता था। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, उसने अपनी तलवार को इतनी तेजी से घुमाया कि वह लिन वान की तलवारबाजी के साथ तालमेल नहीं रख सका, और उसके पास दोनों हाथों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसमें दूसरे हाथ की म्यान भी शामिल थी। पहले तो उसे इससे निपटने में कठिनाई हुई, लेकिन जैसे जैसे वह जीवन के लालच और मृत्यु के भय की ब्लेड तकनीक से परिचित होता गया, उसे यह बहुत आसान लगने लगा। हालांकि उन्हें हमेशा यह महसूस होता था कि उनका बायां हाथ और म्यान कुछ हद तक अनावश्यक थे, यहाँ तक कि उनके लिए बाधा उत्पन्न करते थे, जिससे उन्हें तकनीक में पूरी तरह से एकीकृत करना मुश्किल हो जाता था। लिन वान ने इसे स्पष्ट रूप से देखा था और बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि लिन शेन की तकनीक संभवतः बड़ी खामियों वाली दोहरी हड़ताल पद्धति का आधा हिस्सा थी। इस आदमी ने केवल आधा कौशल ही क्यों सीखा है? केवल उस आधे का अभ्यास करने का क्या फ़ायदा है? लिन वान ने सोचा, क्या किसी ने उसे धोखा दिया होगा, जानबूझकर उसे केवल आधी तकनीक ही दी होगी।
निश्चित रूप से, जितना अधिक लिन शेन लड़ता गया उतनी ही अधिक समस्याएं उत्पन्न हुई। कई बार तो उसकी अपनी तलवार उसके म्यान पर लग गई, जैसे किसी बच्चे ने अभी तक अपने शरीर का समन्वय करना नहीं सीखा हो। वह वास्तव में एक अनिष्ट है, क्या वह ये नहीं देख सकता कि यह एक पूर्ण तकनीक नहीं है? लिन वान ने सोचा कि लिन शेन वास्तव में मूर्ख था। जितना अधिक लिन शेन ने अभ्यास किया उतना ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने लिन वान को रुकने के लिए कहा और जीवन के लालच और मृत्यु के डर की ब्लेड तकनीक को फिर से बारीकी से अध्ययन करने के लिए निकाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन वान ने मैनुअल पर लिखा नाम देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डीन, आप जिस तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम निश्चित रूप से अनोखा है। इस तकनीक का निर्माता काफ़ी चरित्रवान है। आप समझ नहीं रहे हैं। लड़ना सीखने के लिए आपको पहले वार सहना सीखना होगा। तलवारबाजी के साथ भी ऐसा ही है। एक शक्तिशाली तकनीक सीखने के लिए आपको पहले बचाव करना सीखना होगा, लिन शेन ने मैनुअल को ध्यान से पढ़ते हुए समझाया। एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ लिन वान ने पूछा, डीन, आपको ये गहन सिद्धांत किसने सिखाया? मुझे किसने सिखाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मुझे इस तकनीक में महारत हासिल करनी है। लिन शेन ने कुछ देर तक अध्ययन किया और महसूस किया कि वह तकनीक का सही इस्तेमाल कर रहा है। उसका बायां हाथ बोझ की तरह महसूस होने का कारण संभवतः ये था कि उसने अपने बाएं हाथ और म्यान को गलत तरीके से रखा था। इस प्रकार लिन शेन ने मैनुअल को एक तरफ रख दिया और ब्लेड का अभ्यास करने में लिन वान को अपने साथ रखना जारी रखा। कुछ समय तक उसके साथ अभ्यास करने के बाद और ये देखने के बाद कि लिन शेन में कोई सुधार नहीं हुआ है, यह महसूस करने में विफल रहा कि उसकी तकनीक केवल आधी अधूरी थी, लिन वान मदद नहीं कर सका और संकेत दिया, डीन, ये तकनीक उपयोग करने में अजीब लगती है। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? क्या कोई सभ्य व्यक्ति अपनी रचना का ऐसा नाम रखेगा? हो सकता है कि यह लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई एक नकली तकनीक हो। असंभव, ये तकनीक नंबर 1 लाइब्रेरी के शीर्ष से ली गई थी, ये गलत नहीं हो सकती। मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है। एक बार जब मैं इसमें महारत हासिल कर लूँगा तो कोई समस्या नहीं होगी, लिन शेन ने जवाब दिया। लिन वान मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। वह पहले ही देख चुकी थी कि न केवल तकनीक अधूरी थी, बल्कि इसमें गंभीर छिपे हुए खतरे भी थे। भले ही लिन शेन ने इस आधी तकनीक का पूरी तरह से अभ्यास किया हो, लेकिन ये बहुत कम काम की होगी और उसे घातक कमजोरी दे देगी। लेकिन अपनी वर्तमान पहचान को देखते हुए लिन वान ने बोलना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा, चूंकि मैं उसे सीधे तौर पर नहीं बता सकती, इसलिए मैं उसे खुद सच्चाई देखने दूंगी। एक विचार के साथ लिन वान ने अपनी तलवारबाजी में थोड़ा बदलाव किया और इस छोटे से समायोजन ने तुरंत लिन शेन को, जो अपनी जमीन पर कायम था, नुकसान में डाल दिया। लिन वान ने विशेष रूप से उसकी कमजोरियों को निशाना बनाया, जिससे लिन शेन को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक समय पर तलवार का वार इतनी तेजी से हुआ कि लिन वान की तलवार ने लिन शेन को लगभग घायल कर दिया। डीन, मैंने तुमसे कहा था कि इस तकनीक में एक समस्या है। जिसने भी इस कौशल का निर्माण किया है वह निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, उनके इरादे बेहद दुर्भावनापूर्ण हैं, लिन वान ने सोचा, उम्मीद करते हुए कि लिन शेन अब उस पर विश्वास करेगा। उसे आश्चर्य हुआ जब लिन शेन ने केवल मुस्कुरा कर कहा, ऐसा लगता है कि मैं इसमें महारत हासिल करने वाला हूं, क्योंकि मैं पहले से ही पहचान सकता हूं कि मेरे अभ्यास में क्या गलत है। थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो, जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेता कि मैंने कहाँ गलती की है। लिन शेन की मूर्खता से लिन वान हताशा से लगभग पागल हो गया था। यह इतना स्पष्ट था कि समस्या तकनीक में थी, फिर भी वह इसे नहीं देख सका। लंबे और कठिन विचार के बाद लिन शेन ने एक बार फिर अपना ब्लेड और म्यान उठाया और लिन वान को उसके साथ अभ्यास करने के लिए कहा। लिन वान ने देखा कि इस बार लिन शेन के बाएं हाथ की म्यान वास्तव में उसके दाहिने हाथ की ब्लेड के साथ मिलकर काम करने लगी और तकनीक की कुछ कमियों की भरपाई के लिए म्यान का उपयोग करने लगी। जैसे ही लिन वान ने देखा, उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई, क्योंकि उसने कुछ शर्मनाक बात पहचान ली थी। क्या ये वही ब्रह्मांड नहीं है जो सही और गलत हाथ को उलट देता है, जिसे मैंने अपने शुरुआती दिनों में बनाया था? किसने इसे इस घटिया गंदगी में बदल दिया है, इस हद तक कि मैं भी इसे लगभग पहचान नहीं पाए। उद्धरण चिन्ह। लिन वान ने कड़वाहट से ठहाका लगाया। ये कल्पना करना कठिन था कि उसके शीर्ष कौशल को इस तरह के अपमान में कैसे विकृत किया गया था, ये सोचकर कि शायद उसने पहले बहुत कठोर बात कही थी। वान की तकनीक का अवलोकन उसके अपने ब्रह्मांड को उलटने वाले दाएं और गलत हाथ के समान हो गया, सिवाय इसके कि उसके दाएं और गलत हाथ को एक ही हाथ से क्रियान्वित किया जा सकता था, जिससे दो अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रकट होती थीं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। यह आक्रमण और बचाव दोनों में सक्षम था, सीधा और उल्टा दोनों, हाथ को ऊपर की ओर मुड़कर बादल लाना और इसे पलटकर वर्षा लाना, और यह एक बहुत ही रहस्यमय कौशल था। जीवन के लालच और मृत्यु के भय की तलवार जिसका उपयोग लिन शेन ने किया था,
लिनवान शुरू में इसे पहचान नहीं सका था, क्योंकि इस चीज़ ने न केवल उसके दाएं और गलत हाथ को दो समन्वय कौशल में विभाजित किया था, बल्कि इसे एक ब्लेड तकनीक में भी बदल दिया था, और ब्लूप्रिंट से कई मूल कौशल बदल दिए गए थे। लिन शेन ने तलवार की म्यान का उपयोग ब्लेड की सहायता के लिए किया। कुछ एकीकृत तकनीकों को दिखाते हुए लिन वान को अंततः एक बोध हुआ, जिसमें कुछ परिचित तत्व दिखाई दिए। एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। आगे विचार करने पर अंततः उसे अपने दाहिने और गलत हाथ का ख्याल आया। मेरे दाएं और गलत हाथ को किसने इस कचरे में बदल दिया? मैं अपनी खुद की रचना को लगभग पहचान नहीं पा रही थी। लिन वान को खुशी और थोड़ी नाराजगी दोनों महसूस हुई। लिन शेन को इतनी ईमानदारी से अभ्यास करते देख उसे और भी खुशी हुई। लिन वान का इरादा लिन शेन को सही और गलत हाथ सिखाने का था, लेकिन उसकी वर्तमान पहचान के कारण उसके लिए बोलना असहज हो गया, इसलिए उसे लिन शेन के साथ अभ्यास करना जारी रखना पड़ा। लिन शेन को रक्षात्मक मुद्राओं के लिए ब्लेड और म्यान का उपयोग करते हुए देखकर लिन वान जितना अधिक देखती, वह उतना ही अधिक असहज और अजीब महसूस करती। दाएं और गलत हाथ का सार आक्रमण और बचाव, आगे बढ़ने और पीछे हटने, वास्तविकता और भ्रम के बीच निरंतर आदान प्रदान, ब्रह्मांड को उलटने तथा हमला करते समय दुश्मनों को वास्तविकता और छल के बीच भेद करने के लिए संघर्ष कराने की एक संतुलित रणनीति थी। लिन शेन ने इसे पूरी तरह से रक्षात्मक रुख में बदल दिया था, जिससे न केवल इसकी शक्ति बहुत कम हो गई, बल्कि इसे रक्षा तक सीमित कर दिया, जिससे दाएं और गलत हाथ का सार खो गया। डीन, मेरे पास थोड़ा अपरिपक्व विचार है, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं। लिन वान अंततः ये कहने से खुद को रोक नहीं सकी जब उसने लिन शेन को उसके आराम के दौरान बनाई गई तकनीक के साथ उलझते हुए देखा। उसने लिन शेन को थोड़ा मार्गदर्शन देने के बारे में सोचा, हालांकि वह उसे दाएं और गलत हाथ में निपुण नहीं बना सकी, फिर भी यह उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बोलो, लिन शेन ने सोच समझकर कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने देखा कि आप ब्लेड और म्यान दोनों का एक साथ उपयोग कर रहे हैं, और मेरी समझ से क्या यह अधिक कुशल नहीं होगा यदि म्यान का उपयोग रक्षा के लिए और ब्लेड का उपयोग हमले के लिए किया जाए, जिससे रक्षा और आक्रमण का सामंजस्य स्थापित हो? लिन वान ने सुझाव दिया। लिन शेन ने सहजता से उत्तर देने से पहले सोचा, आपकी सोच कुछ हद तक घिसी-पिटी है। किसने परिभाषित किया कि एक संयुक्त तकनीक हमेशा एक भाग रक्षा और एक भाग आक्रमण, एक यिन और एक यांग, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होनी चाहिए? क्या ये केवल नर्म और कठोर को मिलाकर ही नहीं है कि हम वास्तव में अधिक शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं? लिन वान की आंखें फड़क उठीं। अपने पूरे जीवन में उसने कभी किसी को उसके विचारों को घिसा-पिटा होने का आरोप लगाते नहीं सुना था। उसके युग में अनगिनत लोग उत्सुकता से उसका मार्गदर्शन चाहते थे, और अब लिन शेन को दिशा निर्देश देते हुए उसे क्लिच के रूप में ब्रांडेड किया गया था। अगर वह लिन शेन से मौत के संकट को पार करने के रहस्यों को जानने और पहले उसका विश्वास जीतने की इच्छा के लिए नहीं होती, तो लिन वान पहले ही लिन शेन के साथ इस निरर्थक बातचीत को जारी रखने का धैर्य खो चुका होता। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में नहीं समझते हैं, मुझे ये सिद्धांत आपको समझाना चाहिए। लिन शेन ने लापरवाही से एक स्क्रैप तलवार उठाए और जमीन पर नंबर 1 लिखा, फिर लिन वान से कहा, क्या हम कठोर शक्ति को एक के रूप में मान सकते हैं? हाँ, लिन वान ने सिर हिलाया, उसका दिल ठंडी हंसी से भर गया। मुझे समझ नहीं आया। आप जो बकवास कर रहे हैं वह मैंने ही बनाया है। अगर मैं नहीं समझती तो क्या आप समझेंगे? मैं देखना चाहती हूं कि आप किस तरह का तर्क दे सकते हैं। यदि हम कठोर शक्ति को एक मानते हैं तो क्या संगत नर्म शक्ति को -1 नहीं माना जाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कौन अधिक है, 1+1 या -1+1? लिन शेन ने जमीन पर चित्र बनाते हुए समझाना जारी रखा। लिन वान ने जो सुना उससे वह अचंभित रह गई, और उसने लिन शेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। क्या इसकी गणना ऐसे ही की जाती है? लिन वान जानती थी कि लिन शेन की गणना निश्चित रूप से गलत थी, लेकिन वह तुरंत उसका खंडन करने के लिए अपनी भाषा को व्यवस्थित नहीं कर सकी। बेशक, आप इसी तरह से इसकी गणना करते हैं, यहाँ तक कि एक 3 साल का बच्चा भी गणित कर सकता है। क्या आप इतने नासमझ हैं कि आपको इतना सरल सिद्धांत भी समझ में नहीं आता? और किताबें पढ़ें। लिन शेन ने झल्लाहट के साथ लिन वान को उपदेश दिया। मार्शल शक्ति विकसित करना केवल क्रूर बल के बारे में नहीं है, आपको आधार के रूप में ज्ञान और सिद्धांत की आवश्यकता है। लिन वान इतनी चिढ़ गई थी कि वह फटने वाली थी। अगर वह अभी भी लिन शेन से घातक क्लेश से बचने का रहस्य उजागर करने की उम्मीद नहीं कर रही होती, तो वह वास्तव में उसे वहीं मार देती। क्या सेलेस्टियल रेस वास्तव में इतनी नीचे गिर गई है? ये सोचना कि ऐसा अजीब व्यक्ति वास्तव में सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन बन सकता है। अपने दिल में निराशा के बावजूद लिन वान ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, डीन सही है, मैं भविष्य में निश्चित रूप से और अधिक पढ़ूंगा। उसने लिन शेन को ज्ञान देने का विचार छोड़ दिया था, ऐसा व्यक्ति वास्तव में उसके मार्गदर्शन के योग्य नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन वान वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि लिन शेन इतनी अजीब होते हुए भी इतनी आत्मविश्वासी कैसे हो सकती है। अगर वह लिन शेन होती तो उसे इस तरह के विचित्र सिद्धांत को बोलने में भी शर्म आती।
चलो मेरे साथ थोड़ी देर और अभ्यास करो, मुझे लगता है कि मैं सफलता से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, लिन शेन ने थोड़ा ब्रेक लेने के बाद कहा और लिन वान को अभ्यास जारी रखने के लिए कहा। इस बार लिन वान ने कुछ नहीं कहा, एक रोबोट की तरह लिन शेन के साथ ब्लेड तकनीक अभ्यास में शामिल हुआ। तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या खो रहे हो। तुम्हें मेरा यूनिवर्स इन्वर्टिंग राइट एंड रॉन्ग हैंड सीखने का मौका मिल सकता था। अब भले ही तुम मुझसे घुटनों के बल पर भीख मांगो, मैं तुम्हें यह नहीं सिखाऊंगा। लिन वान ने ठंडे स्वर में देखा, ये देखने के लिए उत्सुक था कि लिन शेन अपने एक जोड़ेक समीकरण से किस तरह की घृणा विकसित कर सकता है। जब लिन शेन ये बातें कह रहे थे तो वह आधा मजाक कर रहे थे लेकिन आधा गंभीर भी थे। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यिन और यांग का विलय उसके तरीके से नहीं किया गया था। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि जीवन के लालच और मृत्यु के भय की तलवार में एक हिस्सा गायब था, संभवतः बाएं हाथ के लिए एक पूरक तकनीक। दूसरे हिस्से के बिना उसके पास अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अंतराल को भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनके पास पहले से ही आक्रामक पक्ष के लिए सफिंग फिस्ट और फिंगर सैंड था, इसलिए उनके पास आक्रमण शक्ति की कमी नहीं थी। उभलेंगी रणनीतियों पर शोध करने के बजाय केवल रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना सरल और अधिक प्रभावी था, जिसे मास्टर करना आसान था। डीन के रूप में वह अपनी खूबसूरत सहायक के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो सकता था, खासकर तब जब उसे यकीन न हो कि वह एक अंडरकवर जासूस है। लिन शेन ने उसे खुद को ठीक से समझाने की जहमत नहीं उठाई। कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद लिन शेन की दोहरे हाथ की रक्षा अधिक सहज और तरल हो गई, तलवार और म्यान के बीच उसका समन्वय बेहतर और बेहतर होता गया। लिन शेन अपनी प्रगति से प्रसन्न था, उसे लगा कि परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन लिन वान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लिन वान के लिए लिन शेन ने केवल अपनी रक्षात्मक शक्ति बढ़ाई थी, कुछ खास नहीं। यूनिवर्स इन्वर्टिंग राइट एंड रॉन्ग हैंड के विशेष प्रभावों की तुलना में यह शायद ही उल्लेख करने लायक था। हालांकि लिन शेन आनंद ले रहा था और जैसे ही दिन खत्म होने वाला था, ओयांग यूडू वहां आ गया। ओयांग, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ब्लेड तकनीक कैसी चल रही है? लिन शेन ने अपनी ब्लेड तकनीक अभ्यास के फल का प्रदर्शन किया। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में अपने दिनों के दौरान लिन वान ने ओयांग यूडू को मार्शल कौशल का अभ्यास करते देखा था और जानती थी कि उसका कौशल लिन शेन, जो एक वास्तविक मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था, से कहीं बेहतर था। लिन वान ये समझ नहीं पाया कि लिन शेन को ओयांग यूडू से ऐसा सवाल पूछने का आत्मविश्वास कैसे हुआ। बहुत अच्छा, ओयांग यूडू ने लिन वान की चौकस निगाह के नीचे लिन शेन को अंगूठा दिखाया। लिन वान को लिन शेन पर दया आ गई, यहाँ तक कि उसके अच्छे दोस्त ने भी उसे सच बताने की हिम्मत नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओयांग यूडू, जो इतना ईमानदार दिखता है, इतना बेपरवाह होगा। क्या आजकल के युवा लोग सांसारिक मामलों में इतने माहिर हैं? वान को विदा करने के बाद लिन शेन ने ओयांग यूडू के साथ कुछ देर बातचीत की, उसके बाद वे दोनों घर चले गए। साइलेंट निवास पर वापस आकर लिन शेन ने संयुक्त हमले की तकनीकों का अध्ययन जारी रखा। दूष्य बुद्ध के साथ अपने युद्ध को याद करते हुए लिन शेन की तलवार और म्यान ने धीरे धीरे हवा में विभिन्न पथों का पता लगाया। दूष्य बुद्ध के कौशल बहुत मजबूत थे, तियान बुलुओं के स्वर्ग और मनुष्य की एकता के समान और उससे भी अधिक आक्रामक। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए लिन शेन की अधिकांश चालें मूलतः अप्रभावी थीं, जिससे उसे केवल छल कपट से ही पराजित करने या मात देने का अवसर ही मिल पाता था। फिंगर सैंड अचानक हमला करने के लिए अच्छा था, और यद्यपि यह सामने से हमला करने में शक्तिशाली था, फिर भी यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि यह कौशल को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर सके। इस प्रकार लिन शेन को एक ऐसे कौशल की आवश्यकता थी जो ऐसे विरोधियों का सीधे सामना कर सके। केवल प्रबल या छुपे हुए हमलों पर निर्भर रहना एक स्थायी रणनीति नहीं थी। जीवन के लालच और मृत्यु के भय की तलवार तकनीक को चुनना इस समस्या को हल करने के लिए था। वे पूर्वानुमान लगाने में अच्छे हैं, है न? फिर मैं उन्हें मेरी चालों का पूर्वानुमान लगाने का मौका ही नहीं दूंगा। मैं केवल बचाव करूंगा, आक्रमण नहीं करूंगा। जब तक मैं हमला नहीं करूंगा, स्वाभाविक रूप से उनके लिए कोई खामी नहीं होगी जिसका वे फायदा उठा सकें। फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तुम हमला करोगे, मैं बचाव करूंगा, और मैं तुम्हें थका दूंगा। तुम्हें तब तक थका दूंगा जब तक तुम में ताकत खत्म न हो जाए। तुम्हें तब तक थका दूंगा जब तक कि तुम्हारी सबसे बुनियादी हरकतें भी विकृत न हो जाएं और खामियां प्रकट न हो जाएं। और फिर क्या तुम मेरी दया पर नहीं रहोगे? जब तक मैं खुद का बचाव कर सकता हूं, तब तक मैं इस दुनिया में अजेय हूं। लिन शेन ने अपने बचाव को चरम पर ले जाने का संकल्प लिया। ये ऐसे विचार थे जिन्हें वह स्वाभाविक रूप से लिन वान के साथ साझा नहीं कर सकता था, इसलिए भले ही उसने सोचा कि लिन वान ने कुछ अच्छी बातें कही हैं, फिर भी उसने बचाव का अभ्यास करने पर जोर दिया। बेशक ये सब इस आधार पर था कि वह वास्तव में प्रभावी ढंग से बचाव कर सकता है। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो ये सब व्यर्थ होगा। लिन शेन ने दूष्य बुद्धा और तियान बुलुओं के साथ अपने युद्धों को याद करते हुए कहा कि कुछ मतभेदों के बावजूद परिणाम एक ही था कि दोनों ही एक दूसरे के कार्यों का पूर्वानुमान लगा सकते थे।
तलवार और म्यान धीरे धीरे चलते थे। लिनशेन कभी कभी रुककर सोचते थे कि प्रतिद्वंद्वी को अवसरों का फायदा उठाने से कैसे रोका जाए, सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर। जितना ज्यादा वह सोचता, लिनशेन उतना ही ज्यादा अपर्याप्त महसूस करता। जीवन के लालच और मौत के डर की तलवार तकनीक की मूल 10 चालें लगातार विस्तारित होती रहीं क्योंकि वह पूर्णता के लिए प्रयास करता रहा। 15 चालें, 20 चालें, 30 चालें, 40 चालें। लिनशेन ने जितना अधिक पूर्णता का लक्ष्य रखा, उतनी ही अधिक खामियां उसने खोजी और उतनी ही अधिक सामग्री उसे जोड़ने को मिली। जल्द ही लिनशेन को एहसास हुआ कि यह काम नहीं करेगा। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एकदम सही हो। 10 तकनीकों से एक कमी को दूर करने से और भी ज़्यादा कमियां पैदा होंगी। जितना ज़्यादा वह चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा, उतनी ही ज़्यादा कमियां सामने आएंगी। यह महसूस करते हुए कि यह दृष्टिकोण निरर्थक था, लिनशेन ने अपनी तलवार और म्यान नीचे रख दिया और मंडप में बैठकर सोचने लगे कि समस्या को कैसे हल किया जाए। स्वर्ग मुझे कुछ नहीं देता, इसलिए मैं नहीं लूंगा। समय मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा। लोग मेरी सहायता नहीं करते, इसलिए मैं सहायता नहीं लूंगा। देवता मुझे कुछ नहीं देते, मैं स्वयं ही ले लूंगा। समाधान खोजने में असमर्थ, लिनशेन अपनी मांसपेशियों को खींचने के लिए उठे, अपनी गर्दन और कमर को मोड़ा, फिर दूरी में देखा और झरने और चट्टान के चेहरे पर लिखे स्वर्ग और दिव्य प्राणियों का कौशल पर अपनी नज़र घुमाई। अचानक लिनशेन वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने एक साधारण समस्या को जटिल बना दिया था। तियान बुलुओ और डूशी बुद्धा दोनों को अपने प्रतिद्वंद्वी से पहले आक्रमण की अपेक्षा थी ताकि वे उनकी चालों का मुकाबला कर सकें। लेकिन चूंकि लिनशेन ने हमला किए बिना बचाव करना चुना, इसका मतलब था कि उन्हें हमला शुरू करना होगा। साम्राज्य के साथ कहानियों का अनुभव करें। कहने का तात्पर्य यह है कि लिनशेन को पहला कदम उठाने और उनके द्वारा इसे तोड़ने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे बस उनके द्वारा पहला कदम उठाने का इंतजार करना था और फिर उसे रोकना था। इसलिए मुझे वास्तव में एक संपूर्ण रक्षा कौशल की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस एक अनुकूल स्थिति में रहने की आवश्यकता है, किसी भी समय हमला करने और रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार जब लिनशेन को यह एहसास हुआ तो उसका दिमाग अचानक साफ हो गया और उसने अब एक संपूर्ण रक्षात्मक रुख नहीं अपनाया। इसके बजाय उसने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि वह सुविधाजनक रूप से बल लगा सके और विभिन्न हमलों का जवाब दे सके। लिनशेन ने पहले जो कौशल विकसित किए थे उन्हें खत्म कर दिया और नए सिरे से शुरू किया। मूल 10 चालों को उन्होंने और भी सरल बना दिया। लिनशेन ने ओयांग योडू से सीखी गई कुटिल पथ विधर्म कौशल को भी एकीकृत किया, एक नियमित लय के साथ और एक रिवर्स लय के साथ। दोनों हाथों से एक साथ काम करने से सामंजस्य आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, हालांकि ये दूसरों को बहुत असहज महसूस कराता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंत में लिनशेन को पता चला कि बहुत सारे कौशल मूलतः बेकार थे। अगर वह केवल बचाव करना चाहता था तो सबसे सरल और सबसे अधिक बल कुशल रुख पर्याप्त होगा। सबसे मजबूत बचाव यही है कि कोई भी कदम न उठाया जाए। जब तक कोई हमला न करे तब तक सब कुछ संभव है। लिनशेन ने एक हाथ में ब्लेड और दूसरे में म्यान पकड़ रखा था, धीरे धीरे अपना रुख समायोजित कर रहा था, कल्पना कर रहा था कि दुश्मन अलग अलग दिशाओं से हमला कर रहे हैं, उसे कैसे जवाब देना चाहिए और किस मुद्रा में प्रतिद्वंद्वी के हमले को सबसे तेज गति और सबसे मजबूत बल के साथ रोकने के लिए ताकत लगाना सबसे आसान होगा। जैसे जैसे वह लगातार अपना रुख समायोजित करता गया, लिनशेन की पूरी आभा बदलती हुई प्रतीत हुई। तियान बुलुओ को रेनी मिस्ट टॉवर में ही सीमित रखा गया था, वह पूरी तरह से ऊब चुका था और जब तियान किंग्यू आसपास नहीं था तो वह चुपके से बाहर निकल गया। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, साइलेंट निवास पर पहुंचने पर, तियान बुलुओ ने सोचा कि लिनशेन वहां नहीं है और वह खुद ही दीवार पर चढ़ गया। तुम यहाँ हो, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तियान बुलुओ को झटका लगा जब उसने लिनशेन को मंडप के अंदर एक मूर्ति की तरह खड़ा देखा। हालांकि लिनशेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हैरान, तियान ने लिनशेन को एक पल के लिए मंडप में खड़े देखा, फिर अचानक रुक गया। तियान की निगाहें तेज हो गईं जब वह लिनशेन के सामने खड़ा हुआ और उसने अपना रुख और गति समायोजित की, स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश किया। उसने लिनशेन पर नजर रखी, लेकिन हमला करने का कोई अवसर नहीं पा सका, क्योंकि वह चाहे किसी भी स्थिति से हमला करे, उसे रोक दिया जाएगा। यहाँ तक कि स्वर्ग और मनुष्य की एकता जो ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करती थी, कुछ समय तक खुल नहीं सकी। अचानक तियान ने अपना कदम बढ़ाया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया उस हथेली से लिनशेन की ओर दबाव डालने लगी। लिनशेन भी आगे बढ़ा, उसके हाथ में म्यान था जिससे तियान का हमला रुक गया। तियान की हथेली हरकत के साथ बदल गई और लिनशेन ने तुरंत खुद को फिर से नुकसान में पाया। हाँ भाई तियान, आपकी रक्षात्मक रणनीति वास्तव में असाधारण है, लेकिन एक बार जब आप चलना शुरू करते हैं तो आप अभी भी मेरे स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल की गणना के अंतर्गत आते हैं। हालांकि यदि आप नहीं चलते हैं तो आप केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
आपकी इस चाल को मैंने तोड़ दिया है। तियान बुलुओ बहुत प्रसन्न दिखते हुए दिल खोलकर हंसा। स्वाभाविक रूप से इस तरह के दुर्जेय बचाव को तोड़कर तियान बुलुओ को अंदर से बहुत खुशी हुई। दूसरी ओर लिन शेन कुछ हद तक परेशान था। उसका स्थिर बचाव पहले से ही काफी अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया वह पिछली समस्या पर वापस आ गया जो अभी भी अनसुलझी थी। मैं बस अपनी जान बचाना चाहता हूँ, यह इतना मुश्किल क्यों है? लिन शेन ने ब्लेड को एक तरफ फेंक दिया और मंडप में गिर गया और आगे बढ़ने के लिए बहुत आलसी था। भाई तियान, बचाव वास्तव में आक्रमण से कहीं अधिक कठिन है। आक्रमण के लिए केवल ये सोचना आवश्यक है कि आक्रमण कैसे किया जाए, लेकिन बचाव के लिए ये सोचना आवश्यक है कि दूसरा आक्रमण कैसे करेगा। चूंकि आप स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल को नहीं जानते, इसलिए पूर्ण बचाव असंभव है और हमेशा अंतराल रहेगा, तियान बुलुओ ने किनारे से कहा।